हम नावल स्टार्ट करते हैं हालिम, जो कि बहुत खूबसूरत नावल है। इसकी एपिसोड 62 स्टार्ट करें। सुबह डाइनिंग रूम की खिड़कियों पे निखरी निखरी दस्तक दे रही थी। जालीदार पर्दे हटे थे और सारे में रोशनी फैली हुई थी। नाश्ते की मेज़ की सरबराही कुर्सी पे फाते बैठा टोस्ट पे मक्खन लगा रहा था। सफ़ेद कलफ लगी शर्ट और टाई में मलबूस वो ऑफिस के लिए तैयार था। ज़रा की ज़रा नज़र उठा के खिड़की से बाहर देखा। इसकी कार के साथ सिर्फ गार्ड और ड्राइवर खड़े थे। आज तालिया नहीं आई थी। अलबत्ता ड्राइवर कमर, जिसको इसने अपनी तरक्की के बाद फाते का आधा बॉडी मैन बना दिया था, वहाँ मौजूद था। डैड, बाएं हाथ बैठे सिकंदर ने सर उठा के अचानक से कहा तो मुकाबल बैठी असरा भी रुक गई। जुलियाना ने भी सर उठाया और भाई को देखा। वो कम बोलता था और आज सुबह ही सुबह शुरू हो गया। अदीब सूद का बेटा फरहान सूद मेरी क्लास में पढ़ता है। मैं जानता हूँ बेटा। वो मक्खन को छुरी से टोस्ट पे फैला रहा था। बहुत बहुत अपसेट है इन खबरों से। मैं क्या करूं? जब दोस्त अपसेट हों तो इसको नसीहत नहीं करते, ना हकीकत पसंदाना तज्जिए देते हैं। फिर क्या करते हैं? बस खामोशी से इसको सुन लेते हैं ताकि इसका दिल हल्का हो जाए। किसी का दिल हल्का करना एक आर्ट है और तुम्हें वो सीखना चाहिए सिकंदर। सिकंदर ने नासमझी से बस सर हिला दिया। नाश्ता खत्म हुआ तो दोनों बच्चे उठ गए। थोड़ी देर बाद असरा भी उठने लगी तो वो जग से तरबूज का शरबत गिलास में उडेलते हुए बोला, हमारे दरमियान क्या आ गया है असरा? लहजे में उदासी थी। वो उठते उठते बैठ गई और हैरत से इसे देखा। ढीले जोड़े जोड़े में बाल बांधे, वो कंधों के गिर्द शाल पेटे सादा और हैरान लग रही थी। क्या मतलब? फातिह ने उदास मुस्कुराहट से इसे देखा और घूंट भरा। हमारे दरमियान इतने फासले क्यों आ गए? हम एक कमरे में नहीं रहते, एक मेज़ पे हों तो बात करना भूल जाते हैं। वेल, तुम्हें लेट नाइट काम करना होता था, इसलिए मैं दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई थी। और फिर आंखें स्कोडिंग, कुछ हुआ है क्या? क्या मैं बुरा शौहर हूँ? इसकी आवाज़ में तकलीफ थी। असरा दम बखुद रह गई। फिर इसके हाथ पे अपना हाथ रखा। नहीं फातिह, मैं तल्ख हो जाती हूँ, लड़ पड़ती हूँ, मगर सब ऐसे ही लड़ते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम बुरे हो। मैं तुम्हें बिल्कुल वक्त नहीं दे पाता। वो उदास सा लगता था, जैसे अंदर से डिस्टर्ब हो। हम एक ज़माने में लंबी वॉक पे जाया करते थे, याद है? हम कितने अरसे से साथ नहीं चले। वो हल्का सा मुस्कुराई, थोड़ी तले हथेली रखी, इसे दिलचस्पी से देखने लगी। तुम्हारे फैंस जो पहुंच जाते हैं हर जगह, क्या करें? फातिह हंस दिया। हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। हमारा रिश्ता जंग आलूद हो रहा है। मेरे पास वक्त ही वक्त है। तुम निकालो तो बात बने ना। ओके। इसने शिकस्त तस्लीम करते हुए सर हिलाया। सारे कसूर मेरे। मेरे लिए मदावा भी मुझे करना होगा। आज लंच ब्रेक में हम लंबी वॉक पे चलते हैं। मैं तुम्हें जगह टेक्स्ट कर दूंगा और आज हम सियासत या काम की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। असरा मुस्कुरा दी। इतने अरसे बाद तुम पुराने फाते लगते हो। ये ख्याल कैसे आया? तालिया, इसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं एक बुरा शौहर हूँ। वो उठते हुए बोला तो असरा की मुस्कुराहट गायब हुई। क्या मतलब? इसका मतलब ये था कि मुझे मलाइशा को बेहतर बनाने से पहले अपने घर को बेहतर बनाना होगा। शायद वो दुरुस्त कहती है कि मैं बुरा शौहर हूँ और तुम अच्छी बीवी हो। असरा हल्का सा मुस्कुराई। चलो, किसी ने तुम्हें तुम्हें एहसास दिलाया और साबित हुआ कि तालिया के बारे में मेरा पहला अंदाज़ा दुरुस्त था। वो अच्छी लड़की है और हमारे लिए मुस्बत तब्दीली लाएगी। बोलती बहुत है मगर। वो हल्का सा हंस दिया तो असरा ने भी हंस के सर झटका। मैं लंबी वॉक का इंतजार करूंगी। वो मोबाइल और कोट उठाए जा रहा था जब असरा ने पीछे से पुकार के याद दहानी कराई। अब वो बेहतर महसूस कर रहा था। तालिया ने इसको दोपहर तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। वो चंद मीटिंग्स में मसरूफ़ रहा। अलबत्ता लाशऊरी तौर पर वो इसका मुंतज़र था। फिर दोपहर में जब वो ऑफिस में 2-3 फाइल सामने खोले बैठा था, दरवाजे पे वो मखसूस दस्तक हुई जो वो अंगूठी के सुर्ख नगीने से करती थी। फातिह ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। धीरे से दरवाज़ा खोला। वो सर झुकाए काम करता रहा। कदमों की चाप करीब आई और फिर खफा खफा सी आवाज़, आपकी आज की मीटिंग्स का शेड्यूल तैयार कर दिया सर। आप इसको अप्रूव कर दें तो मैं सेट डाउन। फाइल पढ़ते हुए उंगली से कुर्सी की तरफ इशारा किया तो इसकी बोलती बंद हुई। फिर कुर्सी खींचने की आवाज़ आई। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हुए। फिर फातिह ने फाइल बंद की और चेहरा उठाया। वो स्याह कोट स्कर्ट में मलबूस थी। बीच की मांग निकाल के सुनहरी बालों का जूड़ा बनाए इसकी स्याह आंखें नाराज़ लगती थी। सर, आप इंटरव्यूज़ की लिस्ट को देख के बता दें कि जो तुमने कल कहा, कोई और कहता तो मैं इसे नौकरी से फारिग कर चुका होता। पीछे को टेक लगाए वो संजीदगी से शुरू हुआ तो तालिया की पेशानी पर सिलवटें पड़ी। सच बोलना जुर्म है क्या? सच और किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर करने में फ़र्क होता है। आप किसी नहीं है। मैं आपकी कंपेन मैनेजर हूँ और आप इस लिहाज से मेरे क्लाइंट हैं। मेरे कॉन्ट्रैक्ट के क्लास B5 के तहत मैं आपको ज़िंदगी के हर इस पहलू पर मशवरा देने की जरूरत रखती हूँ जो आपके इलेक्शन के लिए फ़ायदेमंद हो। वल्लाह, मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट बगैर पढ़े साइन किया था। सादगी से शाने उचकाए। कॉन्ट्रैक्ट की बजाय आपको कंपेन रूल्स पढ़ने चाहिए सर। आप जानते हैं अवाम को क्या पसंद होता है। वो खफकी से कहती आगे को झुकी और तेज तेज बोलने लगी। एक फैमिली मैन लीडर जिसकी हंसती मुस्कुराती बीवी, 2 बच्चे और एक पालतू जानवर जिसके साथ खुशबाश नजर आता हो। एक परफेक्ट अमेरिकन तो फैमिली का तस्वर।
इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बिकता है और मैं अपनी फैमिली को खुश नहीं रखता। आप फैमिली को खुश रखने की अदाकारी नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। मैं आपके कपल इंटरव्यूज से डर रही हूँ क्योंकि आपके दरमियान मौजूद ताल्लुकी दूर से ही नज़र आ जाती है। अगर आपको इलेक्शन जीतना है सर, तो आपको अपनी बीवी से अपना मामला दुरुस्त करना होगा। और ये भी तुम्हें ख्वाब में नज़र आया है कि इसकी वजह आर्याना के बारे में ना बताना है। बहुत इत्मीनान से पूछा, फिर जैसे राज खुल जाने से इसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। वो चुप हुई, फिर गर्दन कड़ा के बोली, जी नहीं, मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया था। फातिह ने ताज्जुब से अबरू उचकाया। इन्वेस्टिगेटर कौन? तालिया मुराद खुले दिल से मुस्कुराई। इसका नाम हालिम है, कहते हैं वो केएल का सबसे बड़ा काम और फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर है। हालिम? तुमने हालिम को हायर किया? वो बाजार संभला हुआ बैठा रहा, मगर चौंक जाना वाजिया था। और इसने तुम्हें मेरे बारे में इतनी ज़ाती बातें बता भी दी? क्योंकि मैंने इसे पैसे दिए थे सर। इन्वेस्टिगेटर को तो कोई भी हायर कर सकता है। वाह! इसने ताज्जुब और खफगी से नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने भी एक दफ़ा इसको हायर किया था। ओह! और आपको लगा वो आपका लिहाज करेगा? नहीं सर, इसे हायर करना इसे खरीदने के मुतरादिफ नहीं है। कल को सोफिया रहमान इसे हायर किया तो? अच्छा अच्छा ठीक है। हाथ उठा के इसे चुप करवाया। चंद मिनट खामोशी की नज़र हो गए। वो चुप बैठा, हाथ में कलम घुमाता रहा और वो खामोशी से इसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखे गई। ये सच है कि मेरी बेटी इस रोज़ बुरुक किया और सर झटका, जैसे इस जिक्र से अभी तक तकलीफ होती थी। इस रोज़? सर, अब ये आपका ज़ाती मामला है और आप मेरे आगे जवाबदा नहीं है। वो रुखाई से कहती हुई उठ खड़ी हुई। आप सिर्फ असरा को जवाबदा हैं। फातिह ने नज़र उठा के इसे देखा। और तुम्हें लगता है वो ये सुन के मुझे फ़ौरन माफ़ कर देगी? शायद हमारे दरमियान चीज़ें मज़ीद ख़राब हो जाएं। सच आज़ाद करता है और अब वो आपको माफ़ करें या नहीं, आप इस झूठ की गुलामी से आज़ाद ज़रूर हो जाएंगे। और जब झूठ निकल जाता है तो बरकत खुद ब खुद वापस आ जाती है। वो कह के जाने लगी तो वो इसे पुकार उठा। ताशा? वो रुकी और धीरे से पलटी। जी सर, अगर मुझे एक अच्छी और लंबी वॉक पे जाना हो जहाँ कोई मुखल ना हो तो तितलियों वाले पार्क में चले जाएं सर। वहाँ आपको प्राइवेसी मिल जाएगी और मैं इंतज़ामिया से कह दूँगी कि वो आपके असरा के करीब आम शहरियों को नहीं आने देंगे। सिक्योरिटी भी दूर रहेगी ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। मैं इंतज़ाम करती हूँ। वो सारी बात समझ के जिम्मेदारी से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। फातिह मदम सा मुस्कुरा दिया। बाहर आके तालिया ने गहरे गहरे सांस लेके सीने पे हाथ रखा, खुद को नॉर्मल करना चाहा। अभी कुर्सी पे बैठी थी कि मेज़ के किनारे पर शहजादी ताशा आ बैठी। सर पे ताज सजाए, अपनी कामदार मैक्सी फूल की तरह फैलाए वो सुनहरी घुंघराले बालों वाली शहजादी गुस्से से इसे घूर रही थी। तुम इसकी और असरा की डेट अरेंज कर रही हो? उफ तालिया, वो तुम्हारा है, तुम इसे कैसे असरा को दे सकती हो? स्याकोट वाली सादा सी तालिया ने उदासी से मुस्कुरा के इसे देखा। वो मेरा कभी नहीं था, मगर अच्छा था ना। वो असरा से दूर रहता, तुम इन दोनों के दरमियान फासले बढ़ा सकती थी। फिर इतनी इतनी अच्छी बनने की क्या ज़रूरत थी? अंदर की शहजादी जिद चो रही थी। मैंने सारी उम्र धोखे से चीज़ें ली हैं ताशा, मगर अब मैं बहुत मेहनत से इस चीज़ को पीछे छोड़ आई हूँ। मैं किसी औरत से इसका शौहर बेईमानी से नहीं छीनूंगी, इसलिए अब तुम खामोश रहो। सर झटका और अपने अंदर से बगावत करती शहजादी को खामोश करा दिया। फिर फ़ोन उठा के सिक्योरिटी को कॉल मिलाने लगी। बदक खुद को हसद की तरफ जाने से इसने रोक रखा था। वो हसद जो उबल उबल के इसको अंदर से जला रहा था। तितलियों का चमन के एल का एक खूबसूरत पार्क था जो आम पार्क से इस तरह मुख्तलिफ था कि इसमें तंग रास्ते बने थे जिनको दोनों इतराफ से दरख्तों और सब्ज बेलों ने ढांक रखा था। अंदर कतार में बहुत से ग्रीन हाउसेज थे जिनके ऊपर कैनोपी की तरह शीट से छतें बनाई गई थी। वहाँ हर जगह तितलियां उड़ रही थी, 200 से जायद रंगों और नस्लों की छोटी बड़ी तितलियां, गोया वो कोई तितलियों की जन्नत हो। वो दोनों रविश पे चलते आगे निकल आए थे। रविश तंग थी और दोनों इतराफ में रेलिंग बना के इस पे सबज बेलों की चादर चढ़ाई गई थी। इनके पत्तों पे जा बजा तितलियां बैठी थी। असरा का मूड वहां आते ही खुशगवार हो चला था। वो जो बाजू का रंग पहने स्याह, सर पे स्याह स्टूल लिए मुस्कुराती हुई पत्तों से हाथ सरसराते हुए गुजर रही थी। हम कितने अरसे बाद खुली फजा में यूं साथ निकले हैं। वो जेबों में हाथ डाले, टाई डीली के साथ कदम उठा रहा था। कोट कार्ट में रख आया था और सफ़ेद शर्ट के की आस्तीन पीछे को मोड़ लिए थे। हाँ, हर मसले और जिम्मेदारी से आज़ाद। वो ये कितनी खूबसूरत है। वो दोनों लकड़ी के पुल के दहाने पे थे जब असरा की रुकी और एक पत्ते से उंगली के पूरों पर तितली उठाई। सबज और स्याह तितली फौरन से इसकी हथेली पे आ बैठी। असरा मुस्कुरा दी और वहीं खड़ा इसे देखे गया। लकड़ी का पुल तंग था और दोनों तरफ से सबज बेलों से ढका था जो ऊपर जाके मिल जाती थी। नीचे झरना बह रहा था जिसमें तैरती रंग बिरंगी मछलियां यहाँ से नजर आ रही थी। पुल के किनारे वो दोनों खड़े थे। वो तितली को हथेली पे उठाए खड़ी थी और इसे उदासी से देख रहा था। कोई तरीका काम नहीं करेगा सिवाय सच के। असरा ने चौंक के सर उठाया, फिर इसकी आंखों को देख के वो ठटकी। क्या? इस वॉक का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही साथ वक्त गुजारने का। अगर मैंने सच ना बोला तो हम कभी अपने दरमियान की ये बेबरकती ख़त्म नहीं कर सकेंगे। कौन सा सच? असरा? वो बोला तो आवाज़ थकी हारी और जख्मी थी। हमारे दरमियान एक झूठ आ गया था जो हमारी ज़िंदगी की सारी बरकत ले गया, जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। वो सच
को असली हालत में नहीं ला सकता, मैं जानता हूँ, मगर अब ये राज भारी हो गया है। वो रुक रुक के कह रहा था। आंखें असरा की आंखों पे जमी थी, वो पलक तक नहीं झपक पा रही थी। झरने का पानी और तितलियों के फड़फड़ाते परों की आवाज़ें सब खामोश हो गई थी। फातिह, क्या हुआ है? इसका दिल बुरी तरह धड़का था। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो आर्याना? बस एक लफ्ज़ था। असरा ने तेज़ी से मुट्ठी बंद की। तितली अंदर कैद हो गई। क्या हुआ आर्याना को? इसने बेकरारी से इसके चेहरे पे जवाब तलाशना चाहा। वो मिल गई क्या? फातिह ने नफ़ी में सर हिलाया। असरा के कंधे ढीले पकड़ पड़े। फिर इसका केस आगे बढ़ा है। पुलिस को कोई सुराग मिला है? बताओ ना। इसका सांस रुक रहा था। आर्याना मिल गई थी मुझे इसी रात जब वो खोई थी। असरा की आंखें बेयकीनी से खुल गईं। फातिह, तुम इन दिनों बीमार थी, कमज़ोर थी, और वो जिस हालत में मिली थी, मैं इसका तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मैं इसे घर नहीं ला सकता था फातिह। इसने बंद मुट्ठी सीने पर रखी। आंखें बेयकीनी से फैली थी। आर्याना मर गई थी असरा। मैंने इसे दफना दिया था। इस दिन मुझे लगा वो सिर्फ मेरी बेटी है और सिर्फ मेरा इस पे हक है। तुम्हें सिर्फ तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये बात छुपा ली। आई एम सॉरी असरा, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। वो हकीकत से कह रहा था और तकलीफ से कह रहा था, मगर इसकी रंगत सफ़ेद पड़ रही थी। मगर आर्याना तो सिर्फ खोई थी। इसको किसी और को मिल जाना था। वो किसी अच्छे घर में परवरिश पा रही होगी। इतने साल मैंने यही दुआ मांगी कि वो किसी को नहीं मिली थी असरा। इसने बेचारगी से कहते इसका हाथ अपने हाथों में लेना चाहा, मगर असरा करंट खा के पीछे हटी। वो तो अपनी नीनी के साथ। आर्याना, इसकी नीनी, इसके साथ मौजूद आदमी, वो सब पहाड़ से गिर गए थे। वो तीनों मर गए थे। असरा कोई भी नहीं बचा। मगर असरा ने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। ये नहीं हो सकता। आर्याना किसी को मिल गई थी। असरा, इसने करीब आना चाहा, मगर असरा पजीद पीछे हटती गई। तुम ऑफिस जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे घर जाना है। वो नफ़ी में सर हिलाती मुड़ी तो वो परेशानी से बोला। असरा, रुको प्लीज़ फातिह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे जाने दो प्लीज़। वो तेज़ तेज़ कहती पुल पे आगे बढ़ती गई। इसकी आंखें पानियों से लदी थी और सख्ती से भेंची मुट्ठी पहलू में गिरी थी। वो अफसोस से इसे जाते देख रहा था। पुल अबूर करते हुए असरा ने मुट्ठी खोल दी तो कि कुचली हुई स्याह सबज तितली नीचे लड़क गई। इसका रंग असरा की हथेली पे रह गया था। वो जदीद मलाका की एक फूड स्ट्रीट थी। दरमियान में सुरमई सड़क और दोनों तरफ दुकानों की कितारें, जिनके आगे छाते ताने स्टॉल्स पे शराब बिक रही थीं। लोगों का एक हजूम खरीदारी करता नजर आ रहा था। ऐसे में एक फ्रेम की दुकान के अंदर फहमी बिन सलाम खड़ा था। दुकानदार इसे चंद फ्रेम दिखा रहा था। वो हाथ में पकड़ी तस्वीर को हर फ्रेम पे लगा लगा के देखता, फिर नफ़ी में सर हिलाता। तस्वीर पुराने प्रिंट की थी, माँ बाप और बच्चा, और वो गालबन इसे फ्रेम कराना चाहता था। फहमी भाई, आवाज़ पे वो पलटा तो देखा सामने एक नौजवान खड़ा है। छोटे कटे बालों, गंदी रंगत, मगर चमकदार आंखों वाला मुस्कुराता हुआ नौजवान। फहमी ने इस्तेफामिया नज़रों से अबरू उचकाए। तुम? एडम जल्दी से बोला। ये पिछली स्ट्रीट में आपके वालिद का घर है ना? वो मुझे अक्सर कारपेंटरी के लिए बुलाते हैं। मैं कारपेंटर हूँ। मुराद राजा नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, क्या हाल है मुराद? फहमी ने रस्मी शाइस्तगी से पूछा तो एडम मसनूई जोश से कहने लगा, इस दिन आपकी वालिदा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं। असल में हांगकांग में मेरा भाई रहता है, इसको मदद चाहिए। फहमी ने दुकानदार से माजरत की और जेब में तस्वीर वापस डालता एडम के साथ बाहर निकल आया। हांगकांग में कहाँ रहता है वो? अब वो इधर उधर गर्दन घुमाता कोई और दुकान ढूंढ रहा था। सेंट्रल में। अच्छा, क्या मदद चाहिए थी इसको? वो दोनों दुकानों के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। उसके पास असल में काफ़ी आवाज़ मदम की। पैसा आ गया कुछ अरसे से, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से। हम्म। फहमी ने सोचती नज़रों से इसे देखते हंकारा भरा। फिर तो वो इसको ऑफशोर रखवाना चाहता था। अगर मैं आपका इससे रब्ता करवा दूँ तो आप इसकी मदद कर देंगे? हाँ, क्यों नहीं। वो मेरी फर्म आए, मुझसे मिल ले, मुझे अपना नंबर दे दें और ये भी बताएं कि मज़ीद इसे क्या करना होगा। एडम ने डायरी और कलम निकाला, दरमियानी सफ़ा मोड़ के नंबर लिखने लगा। फहमी अब खड़े खड़े से चंद ज़रूरी बातें समझाने लगा। आखिर में इसने कहा, यूँ इसका अकाउंट खुल जाएगा। और मगर एडम ने इसे टोक दिया। नहीं, मगर अभी आपने कहा कि टैक्स का कानून इस तरीके से लागू नहीं होता, तो इसका मतलब है हम कानून को बाईपास कर रहे हैं? वो कलम हाथ में लिए पूछ रहा था। फहमी ने रुक के इसे देखा, आंखें सोचने वाले अंदाज में छोटी की। तुम कारपेंटर नहीं हो? नफ़ी में सर हिलाया। फिर क्या हो? इन्वेस्टिगेटर हूँ। फिर इस नज़रें इसके कलम पकड़े हाथ तक गई तो इसने समझने वाले अंदाज में गहरी सांस भरी। तुम्हारी दरमियानी उंगली के इस नाखून के नीचे सूजी हुई है, ये लिखारियों की निशानी होती है। लेट मी गेस, तुम रिपोर्टर हो? बेजारी से सर झटका और आगे बढ़ गया। एडम बेख्तियार पीछे लपका। एक मिनट, मेरी बात तो सुने, मेरा पीछे मत करो, इसने बेपरवाही से कहा और कदम आगे बढ़ाता गया। साथ ही वो दुकानों के नाम देख रहा था। इसे फ्रेम्स की दुकान की तलाश थी। अच्छा ठीक है, मैं रिपोर्टर हूँ, मगर देखे मुझे सिर्फ थोड़ी सी मालूमात दरकार है। मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ऑफशोर कंपनी क्या होती है। प्लीज़ आप मेरे सवालों का जवाब दे दें। नॉट इंटरेस्टेड। वो एक दुकान की तरफ बढ़ गया। एडम बेताबी से पीछे आया। क्या आप अपने मुल्क के लोगों पे ये एहसान? अगर तुमने मुझे हरास करने या फॉलो करने की दोबारा कोशिश की तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। बुलाऊँ? फहमी ने पलट के संजीदगी से कहा तो एडम रुक गया। फिर फहमी इसी बेनियाज अंदाज में दुकान के अंदर चला गया, वहाँ हाथ मलता रह गया।
थोड़ी देर बाद वो एक दुकान के सामने बनी छतरी तले कुर्सी पे मौजूद दातन की तरफ बढ़ रहा था, जो दूर से इसका लटका चेहरा देख के मुस्कुराई थी। हमारी शर्त लगी कि थी कि तुम्हारी कहानी फ्लॉप हो जाएगी, और मैंने कहा था 2 मिनट में, तुमने कहा था 5 मिनट में, तो कितनी देर में तुम्हें पकड़ा इसने? 1.5 मिनट में। वो जल के कहता, मुंह बनाता, कुर्सी खींच के बैठा और कोहनियाँ मेज पे रख दी। सब फा लग रहा था। गुड, अब दोपहर का खाना तुम खिलाओगे? श्योर। वेटर को इशारा किया। जब वो करीब आया तो फाक फासा बोला, आज शेफ स्पेशल जो भी है वो ले आए। अब आप पूछेंगे कितने बंदों के लिए, तो अपनी तरफ इशारा किए, एक। फिर दातन की तरफ इशारा किया और 3.5 अफराद का खाना ले आए। वेटर ने मुस्कुराहट दबा ली और दातन अंदर चला गया। दातन अलबत्ता टेक लगाए रिलैक्स सी बैठी मुस्कुराती रही। तुम्हें पता है बॉडी शेमिंग जुर्म है, और आपको पता है कि कल से सारे बिल्स मैं पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप सारी शर्तें जीत जाती हैं, और मेरी आखिरी शर्त ये थी कि अगर तुम इससे कुछ ना उगलवा सके तो हम इसको मेरे तरीके से कौन करेंगे। एडम ने नाराज नाराज नज़रों से इसे देखा। अगर मैं फिर भी कामयाब ना हुआ तो गूगल से मालूमात लेकर लिख लेना। वो तो हर कोई लिख लेता है, फिर तो हर कोई रिपोर्टर बन जाए। मेरी फीचर स्टोरी में कुछ तो अनोखा होना चाहिए। लेकिन फिर किसी ख्याल से इसका चेहरा बुझ गया। क्या सोच रहे हो? दाता ने गौर से इसके झुके सर को देखा। मैं मलाका में मुराद राजा के खजाने को एक्सपोज नहीं कर सका था। अगर मैं अब भी नाकाम हो गया तो? दातन चंद में कुछ ना बोली। वो लड़का काफ़ी दिल बर्दाश्त लग रहा था। बताइए लियाना साबरी, मैं ऐसा क्या करूं कि अब की बार मैं कामयाब हो जाऊं? तुम वो गलती मत दोहराना जो तुमने पिछली बार की थी। क्या? एडम चौंका। मुझे क्या मालूम, को खुद गौर करो। कोई गलती तो हो ही होगी, कोई कमजोरी, कोई झूल तो होगा ना जिसने तुम्हें कमजोर कर दिया होगा। बस वो बाजार बेनियाजी से कह के शाने उचकाती गर्दन मोड़ गई। एडम चंबे में घिर गया। इसने क्या गलत किया था भला? बीएन के दफ्तर में फातिह रामजल के ऑफिस के सामने बने स्टाफ कैबिन तकरीबन खाली नजर आ रहे थे, क्योंकि तमाम अफराद एक वस्ती कैबिन के गिर्द बैठे थे। तालिया में दरमियान में खड़ी थी और मसरूफ से नजर आती, तेज तेज बोल रही थी। ये तय कि ईमान उमर बार बार हमला करेगी, तो फरीदा तुम इसकी मुनीर अल कलाम को की गई ईमेल्स ट्विटर पे डालोगी, और हातम मैंने तुम्हें इसके खानदान के नाराज अफराद, तमाम नाराज दोस्तों को ढूंढने को कहा था। जी मैंने 2 के वीडियोस इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, और हम इनको शाम में ट्विटर पे डाल देंगे, जिनमें वो बताएंगे वो कितनी दोगली लड़की है। गुड, इसने ताइज से कहा। तो फरीदा तेजी से बोली, मैम ईमेल्स तो मैं डाल दूंगी, मगर लोग कह सकते हैं कि ईमेल्स फेक है ना? फरीदा, सियासत में इल्ज़ाम अगले का जवाब सुनने के लिए नहीं लगाया जाता, इसको वजाहतें देने में मसरूफ़ करने के लिए लगाया जाता है। हमने अवाम के ज़हन में सिर्फ शक का बीज बोना है, आगे अपनी राय वो खुद कायम करेंगे। वो हदायत दे रही थी जबकि नखियों से लिफ्ट से निकलता फातिह दिखाई दिया। 2 गार्ड अकब में थे, उनके आगे चलता वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो गालबन तितलियों वाले पार्क से वापस आ रहा था। इसका चेहरा इतना खामोश लग रहा था कि इसके दिल को कुछ हुआ। मैं बॉस से साइन करवा लूँ? यू गाइस गेट टू वर्क। इसने एक खाली फाइल उठाई, महफिल बर्खास्त कर दी। फातिह अंदर के ऑफिस जा चुका। वे ताबी से पीछे आई। सर दरवाजे से अंदर कदम रखा तो वो संजीदा चेहरे के साथ अपनी कुर्सी संभाल रहा था। मुझे कॉफ़ी चाहिए ताशा। वो मसरूफ से अंदाज में अपने कागजात उलट पलट कर रहा था। चेहरे पे कोई खुशी, कोई जोश, कुछ ना था। असरा के साथ मुलाकात नाखुशगवार रही थी, वो समझ गई थी, मगर वान फातिह ने एकदम अपने गिर्द दीवारें इतनी बुलंद कर ली थी कि वो कुछ कह ना सकी। ओके सर। उल्टे कदमों पीछे मुड़ी, दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा मशवरा गलत निकला, कहीं मैंने इसे नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? दिल में एकदम दुख से भर गया। वो जालिम शहजादी अब आस-पास कहीं भी ना थी जो कहती थी कि फातिह को असरा से छीन लो। ये तय था कि अगर इसका घर टूटा तो वो खुद भी खुश नहीं रहेगी। सनबाव के आंगन में उतरी शाम ढल गई और अंधेरा सारे में फैल गया, तो पूरे चांद की रोशनी में वांगली का मुजस्समा चमकता दिखाई देने लगा। अलबत्ता कोने का दरख्त और कुआं तारीकी में डूबे लग रहे थे। ऐसे में बरामदे की मेज़ पे एडम लैपटॉप स्क्रीन रोशन किए बैठा था। वो इस पे क्लाइड एंड ली के बारे में मुख्तलिफ मालूमात पढ़ रहा था, और मुकाबल बैठी दातन इसको पढ़ रही थी। तुमने कभी तालिया को बताया कि आपके खाने के बिल मैं अदा कर रहा हूँ? नहीं। वो समझ गया था, इसलिए रुखाई से बोला। दातन ने इस बात पे नाक सिकोड़ा। वो घुंघराले स्याह बाल खोले, ढीले ढाले से भूरे जब्बे में मलबूस अपने छोटे मगर मोटे हाथों पे चेहरा गिराए से घूर रही थी। इसकी तारीफ में पूरी किताब लिख मारी, मगर 2 फिक्रों में दिल की बात नहीं बता सके। तो किताब भी क्या मालूम किसी को पैसे दे के लिखवाई हो, आखिर किताबें जो नहीं पढ़ता मैं। वो नजरें झुकाए टाइप कर रहा था। बरामदे में अंधेरा तो स्क्रीन की नीली रोशनी एडम के चेहरे को धमका रही थी। तुम्हें लगता है तुम्हारा चांस नहीं है? वान फातिह के सामने तुम्हें अपना आप कुछ नहीं लगता? पता नहीं आप क्या कह रही हैं, बेजारी से कहने लगा, तो एकदम दातन इसके सर पे आ खड़ी हुई और धप से लैपटॉप स्क्रीन गिराई। एडम ने तिलमिला के इसे देखा। मैं काम कर रहा था। तुम्हारी माँ तुम्हारा टूटा दिल देख के बर्दाश्त नहीं होती। इस मसले को हल नहीं करोगे तो क्या करोगे? वो इसके करीब कुर्सी खींच के बैठी और लैपटॉप परे धकेल दिया। फिर संजीदगी से इसे देखा तो एडम ने सर झुका दिया। ये कोई मसला नहीं है जिसे हल किया जा सके।
तालिया ने मुझे सुबह जानते हो क्या मैसेज किया? एडम ने सवालिया आंखें उठाई। क्या? वो असरा और फातेह के दरमियान की सर्द दीवार पिघलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदगर्ज बन जाए, फातेह साहब को छीन के हासिल कर लें। तुम क्यों नहीं खुदगर्ज बन जाते? वो संजीदगी से बोली तो एडम ने नजरें साहिन सेन की तरफ मोड़ ली। इसकी आंखें कुएं पे ठहर गईं। दाता ने देखा कुएं की सारी वीरानी इस नौजवान की आंखों में भर गई थी। मैं चेतालिया की खुशी चाहता हूँ और इनकी खुशी वान फातेह के साथ रहने में, और अगर वो अपनी खुशी से फातेह को ससरा के सुपुर्द कर दे तो मैं ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि एक बात तुम सब जानते हो कि कदीम मलाका में फातेह को बहुत कुछ हुआ था सिवाय मोहब्बत के। वो तालिया की मोहब्बत में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। इसे वो पसंद थी, इन दोनों में दोस्ती हो गई थी और इन्होंने साथ काम किया था, लेकिन वो वक्त के 3 सवाल जानने से पहले तक तालिया को छोड़ देने पे राजी था। मैं मानता हूँ कि इन्हें तालिया से मोहब्बत नहीं हुई थी, लेकिन अब तो हो सकती है ना। वो अनोज उदासी से कुएं को देख रहा था। इन्हें अपने रिश्ते को एक भरपूर चांस देना चाहिए। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही हूँ? वो असरा को फातेह से मिलाना चाह रही है। ये इसका एक अपना फैसला है। मगर वो दोनों अभी तक मिले तो नहीं है ना। चेतालिया की उम्मीद अभी भी जिंदा है, और अगर वो मिल जाए तो तुम्हारी उम्मीद जिंदा हो सकती है। एडम ने नजरें फेर के इसी वीरानी से दातन को देखा। आप मुझे ऐसी उम्मीद ना दिलाएं जो पूरी ना हो तो मेरा दिल फिर से टूट जाए। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को समझाया है कि मैं इनके काबिल नहीं हूँ। वो मुझसे बहुत बेहतर डिजर्व करती हैं, तुमसे बेहतर। फातेह रामसल जैसा सेलिब्रिटी, क्योंकि आखिर में है तो वो एक फ़ैन गर्ल ना। इसके अंदाज में एडम खफीफ हुआ। वो मुझसे बहुत ऊपर है। और अगर तुम इस स्टोरी को लिख लो, उंगली से बंद लैपटॉप की तरफ इशारा किया, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है जो लिखना है, लेकिन अगर तुम कोई दुनिया को हिला देने वाली कहानी लिख डालो तो तुम भी रातों रात सेलिब्रिटी बन सकते हो एडम। हैं? इसने हैरत से दातन को यूं देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। दातन को अलबत्ता अपनी ही बात ने लुत्फ दे दिया था। सोचो एडम, सोचो। वो आंखों को गोल घुमा के मज़े लेते हुए बोली, तुम डिज़ाइनर वियर पहनोगे, इंटरव्यूज़ दोगे, अपनी किताबों की रोनमाई की तकरीब में ऑटोग्राफ साइन करोगे, फैंस तुम्हारे गीत जगमगटा लगाए होंगे, और आप मुझे इतने बड़े बड़े ख्वाब क्यों दिखाना चाह रही हैं? मशकूक नज़रों से देखा। क्योंकि तुम वो वाद इंसानों जो तालिया का माजी और मुजरमाना जिंदगी जानने के बाद भी इसे चेतालिया कहकर इज्जत से पुकारता है। तुम्हें इससे मोहब्बत इसको जानने के बाद हुई, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें खोए। तुम इससे एक वादा करो कि अगर वफाते इस असरा की तरफ चला गया तो तुम तालिया को पाने की कोशिश करोगे। मैं कोशिश करूंगा, इसने बुझे दिल के साथ कहा तो दातन मुस्कुरा दी। गुड बॉय। तालिया ने मुझे बताया था कि तुम मलाका में भी कितनी जल्दी इसकी दाएं हाथ काटने वाली धमकी से डर जाते थे। चेतालिया ने आपको इतनी बारीक बीनी से सारी कहानी सुनाई? एडम ने आंखों की पुतलियां स्कोड़ के बगौर इसे देखा। दोस्त हूँ इसकी, इसका फर्ज था कि सुनाए, तो फिर यकीनन उन्होंने मेरा वो फिक्रा भी सुनाया होगा जिससे इनको चिढ़ थी, इनको किताबें ना पढ़ने का ताना देने वाला फिक्रा। दाता ने कंधे उचकाए। शायद। और आप इतने दिन से मुझसे इस एक फिक्रे का बदला ले रही थी। वो दांत कचकचा के बोला, आपको अच्छी तरह मेरे किताबों से रोमांस के बारे में इल्म था। हो सकता है। वो उठ के मेज से बर्तन समेटने लगी जैसे इसकी बात की अहमियत ही ना हो। एडम ने खफगी से सर झटका और लैपटॉप करीब खिसका के खोल लिया। फिर क्लाइड एंड ली की सामने की खुली वेबसाइट को देख के चौंका। एक मिनट, आपको क्लाइड एंड ली के बारे में इतनी मालूमात कैसे थी? कि आपने भी इस फर्म में कोई एक आधा ऑफशोर कंपनी तो नहीं खोल रखी? दातन ने मुस्कुरा के पलकें झपकाई। सिर्फ एक? लाहौल वाला कुव्वत। वो पढ़ने लगा, फिर रुक गया कि कहीं लियाना साबरी गायब भी ना हो जाए, और जर्जरी सी लेके वो दोबारा लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। अंधेर सेन में खड़ा चांदनी में नहाया मुजस्मा दिलचस्पी से इसे काम करते देख रहा था। वो चांद केएल के आसमान पे भी वैसे ही सजा था। हालम के घर के सामने वाली सड़क इस वक्त सुनसान थी, मगर अंधेरे को चांदनी ने किसी हद तक कम कर रखा था। ऐसे में तालिया बस स्टॉप से पैदल चलती घर वापस आ रही थी। स्ट्रेट पोल्स की रोशनी और चांदनी इसको रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी। बस स्टॉप से घर 2 मिनट की वॉक पे था, और सारा दिन फातेह की कार में इसके साथ घूमना पड़ता था, तो वो अपनी कार नहीं लेकर जाती थी। कैसी हो शहजादी तालिया? कब में किसी ने पुकारा तो वो फौरन से सीढ़ियों पे घूमी। नीम अंधेर खाली सड़क पे इसके सामने जुल्किफली खड़ा था, जेबों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए, छोटी चमकती आंखों से इसे देख रहा था। तालिया ने गहरी सांस खारिज की। आप यहाँ कैसे? जरा सर्द महरी से बोली। इसने जुल्किफली को इतने राज खुद से छुपाने के लिए अभी तक माफ़ नहीं किया था। वान फातेह ने तुम्हारे लिए एक चीज़ दी थी। इसने जेब में हाथ डाला तो वो चौंक उठी। क्या? कब? फिर ख्याल है जब वो आपके पास आई थी इस रात। आप मुझे अब बता रहे हैं? क्योंकि अब तुम ये लेने के लिए तैयार हो। जुल्किफली करीब आया और मुट्ठी में पकड़ी पर्ची लहराई। ये कोई पैगाम है जिसका मतलब सिर्फ तुम समझ सकती हो। तालिया ने हाथ बढ़ाया तो जुल्किफली ने मुट्ठी बंद करके हाथ कमर के पीछे कर लिया। लेकिन मैं तुम्हें ये क्यों दूं? इसका हाथ फिजा में रह गया। इसने चंबे से इसे देखा। क्योंकि ये मेरे लिए है तो आपको इसे मुझे देना चाहिए, ये आपका इखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन मैं तो इखलाक क्या तो ईमानदारी से नाबल देख चोर हूँ। वो मुस्कुराया। तालिया ने मशकूक नज़रों से इसे घूरा। आपको बदले में कुछ चाहिए है ना? ज़ाहिर है मैं चोर हूँ और मुझे अपना मफाद हर शय से ज़्यादा अजीज़ है। वो इत्मीनान से मुस्कुराया तो तालिया ने गहरी सांस ली। दोनों हालम के बंगले के गेट के सामने नीम अंधेरे में खड़े थे। ओके, क्या चाहिए आपको?
तुम्हारी वो हेयर पिन जो तुम कदीम इलाका से लेकर आई हो वो चौंकी, हाथ बालों में रेंग गया। कान के पीछे जूड़े में इसने सुनहरी हेयर पिन लगा रखी थी जिसका मुंह हिरन के जैसा था। वो इसको हर रोज पहनती थी ये हेयर पिन। अच्छा, तो इतने हफ्ते गुजर जाने के बावजूद आपने ये पर्ची इसलिए मुझे नहीं दी क्योंकि आप मेरी ये पिन देख चुके थे? मैं आपके पास आई तब भी नहीं बताया, मुझसे सौदा करने का सोचा क्योंकि मेरे बाबा की जादुई चीज़ें चुराई नहीं जा सकती। ये तुम्हारे लिए बेमानी सी चीज़ है पुत्री तालिया, और आपको इसकी ज़रूरत है, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसने फिर से पर्ची दिखाई। चंद सानिया को तीखी नज़रों से इसे देखेगी, फिर इसने सर से हेयर पिन नोच के उतारी और जुल्किफली की तरफ उछाल दी। इसने बर वक्त इसे फिजा में पकड़ लिया और फिर सताज से ऊपर उठा के चांदनी में देखा। बहुत मशहूर किन। तालिया ने रुखाई से मेरी चीज़ कहते हथेली फैलाई तो जुल्किफली ने पर्ची इस पर रख दी। वो अंदर जाने लगी तो वो बोल उठा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और इंतखाब भी है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। वो तल्खी से कह के गेट खोलने लगी। तुम चाहो तो मैं इसकी याददाश्तें तल्फ कर सकता हूँ। लॉक खोलता इसका हाथ थम गया। वो बेयकीनी से पलटी। तल्फ मतलब? वो बोतल जिसमें इसकी याददाश्तें महफूज हैं, अगर मैं चाहूँ तो वो तल्फ हो सकती हैं। यूं फाते रामजल को कभी वो वक्त याद नहीं आएगा। एक लम्हे को तो वो सुन रह गई, फिर चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हो सकता है कभी तुम्हें लगे कि वो इस सब को याद किए बगैर ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, तब शायद तुम कुर्बानी देना चाहो। तालिया मुराद की आंखें भीगने लगी और जबड़ा गुस्से से भिंच गया। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। इन्हें वो सब याद करना होगा, मेरे लिए इन्हें इन लम्हों को वापस लाना होगा। अगर कभी तुम चाहो तो ये इंतखाब तुम्हारे लिए खुला रहेगा। इसने सुनहरी पिन जेब में रखी और मुड़ गया। तालिया ने झुंझलाहट और गुस्से से पैर पटक दिया। वो अंदर आई और लाउंज की बत्ती जलाई, फिर चिट खोल के देखी। इसमें फाते की लिखाई में कुछ हिंद से लिखे थे। अब इनका क्या मतलब था? वो बेबसी से इसे देखे गई। असरा अपने बेडरूम के कोने में ज़मीन पर बैठी थी। वो दीवार से कमर लगाए घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे वकड़ों बैठी बेआवाज रोए जा रही थी। आंसू थोड़ी से नीचे टपक रहे थे और चेहरा वीरान लगता था। यकदम बाहर दरवाजों के खुलने बंद होने की आवाज़ आई तो वो धीरे से उठी, मुट्ठी से आंसू पूंजे और तेज तेज कदमों से बाहर आई। फाते अपने कमरे में जा रहा था। कोट बाजू पे डाले, टाई ढीली की और थका थका सा लग रहा था। आहट पे पलटा तो इसे देख के ठटक गया। सामने खड़ी असरा सारे दिन की रोई लगती थी। इसकी नाक और आंखें गुलाबी पड़ रही थी और इन आंखों में इतना दुख था कि फाते के कंधे ढलक गए। तो हमारी आर्यना इतने बरस पहले मर गई थी फाते, और तुम मुझे आज बता रहे हो? असरा, इसे इस पे तरस आया था। तुमने ऐसा कैसे किया फाते? वो दुख से बोली तो इसने वजाहत देनी चाहिए। असरा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, मगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तुमने कैसे ये सब अकेले बर्दाश्त किया फाते? वो दोनों मुठियों में बाल भेंचे हुए बेबसी से बोली। तुमने मुझे शरीक क्यों नहीं किया? तुम तनहा इतना बोझ लिए फिरते रहे हो इतने साल में। मैं तुम्हें इतनी बातें सुनाती रही, तुम क्यों कुछ नहीं बोले फाते? ओ फाते, तुमने मुझे इतना जुल्म क्यों करने दिया अपने साथ? वो रुक गया, सारे अल्फाज खत्म हो गए। वो यकटी किसे देखे गया। वो बिल्कुल टूटी फूटी सी लग रही थी। इसे लगा था उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, लेकिन वो तो खुद को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। फातिह, तुम मेरी हर बात बर्दाश्त करते रहे। वो करीब आए, गोया अकीदत से इसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें आर्याना के खो जाने के जिम्मेदार ठहराती रही। मैं तुम्हें आर्याना को ना ढूंढने के लिए मुजरिम समझती थी। तुमने एक दफ़ा भी मुझे नहीं टोका, मेरी जुबान नहीं रोकी। मैं जहर उगलती रही और तुम इसे पीते रहे, मगर मेरे जैसे तल्ख कभी ना हुए। वो दोनों आमने सामने खड़े थे और असरा इसके दोनों हाथ पकड़े अपना माथा झुकाए बेबसी से रोते हुए कह रही थी, आर्यना खोई तो मुझे लगा हमारी फैमिली टूट गई है। वो नहीं मिली तो मुझे लगा इसका ख्याल रखने वाला बाप भी खो गया। और जैसे तुम आर्याना की हिफाजत नहीं कर सके, ऐसे ही मेरी सिकंदर और जोलियाना की हिफाजत नहीं कर सकोगे। इस अदम तहफ़्फ़ुज़ ने मुझे इतना जहरीला बना दिया कि मैं अपनी दांस में तुम्हें पहले जैसा बनाने के लिए झंझोड़ती रही। ये खौफ कि तुम तीनों को खो दूंगी, इसने 6 साल तक मुझे अपना कैदी बनाए रखा। और आज तुमने मुझे हकीकत बताई तो मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। लेकिन अब इसने आंसुओं से भीगा चेहरा उठाया, फाते के हाथ छोड़े, फिर हथेली की पूंछ से गाल साफ किया और गर्दन पूरी उठाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आज़ाद हो गई हूँ। वो खौफ, वो बेचैनी कि मेरी आर्याना ज़माने की ठोकरों पे होगी, वो सब बुलबुले की तरह उड़ गई है। मैं तो एक बुलबुले की कैद में थी। मेरी आर्याना दरबदर नहीं है फाते, इसे अल्लाह ताला ने संभाल लिया है। वो बेहतर जगह होगी। तुम जानते हो मैं 6 साल बाद सुकून में आई हूँ फाते, मेरी आर्याना बेहतर जगह पे होगी। आंसू फिर से गिरने लगे तो फाते ने धीरे से इसे खुद से लगा लिया। आई एम सो सॉरी असरा, तुमने कैसे अकेले बर्दाश्त किया आर्याना का गम, मेरी बातें। और फाते, मैंने तुम्हारे साथ कितना जुल्म किया। वो इसके कंधे पे सर रख के रोते हुए कह रही थी, मैंने इतना दुख दिया तुम्हें, मैंने इतना परेशान किया तुम्हें, तुम्हारा झूठ हमारे दरमियान नहीं आया था, मेरी तंग दिली आ गई थी। आई एम सॉरी फातिया। वो इससे माफ़ी मांग रही थी, बार बार आंसुओं में सिसकियों में वो दम खुद था। इसे लगता था इस सच की वजह से वो इसे छोड़ देगी, मगर ये सच इन दोनों के दरमियान सारी सर्द दीवारें पिघला रहा था। हम आर्याना की कब्र पे जाएंगे फाते। कुछ देर बाद वो दोनों किचन में मेज़ पे बैठे थे और वो इसे चावल निकाल के देते हुए तहिया कर रही थी। इसका सुर्ख नाक और गुलाबी आंखों वाला चेहरा अब धुला धुलाया था, जैसे बारिश के बाद सब साफ हो गया था।
मुझे अपनी आर्याना की आखिरी आरामगाह देखनी है। मुझे इसका चेहरा भी देखना था। वो फिर से गमज़दा हुई, इसलिए मैं किसी को नहीं बता सका। तुम इसका चेहरा देखे बगैर बेचैन रहती और मैं इसको दिखा नहीं सकता था। वो चावल छोड़ के इसका हाथ दबाते हुए नरमी से कह रहा था, मैंने इसकी लाश देख के ये फैसला कर लिया था कि कोई इसको नहीं देखेगा। मुझे लगा था कभी ये खबर आई कि आर्यना इस रोज़ मर गई थी तो मैं मर जाऊंगी। मैंने इस ख्याल से हर रोज़ आंखें चुराई, मगर आज आज मेरे गम को करार मिल गया है। और फातिमा खौफ से आज़ाद हो गई हूँ। इसने कुर्सी की पूंछ से सर टिकाया और आंखें मोद ली। वो नरमी से मुस्कुराया, हम पहाड़ों पर दोबारा जाएंगे और आर्यना की खबर देखेंगे। मैं हर साल जाता हूँ वहाँ। मैंने एक दरख्त उगाया था जो अब कदावर हो चुका है। किचन की खिड़की से देखो तो वो दोनों मेज़ पे साथ साथ बैठे नीम रोशन किचन में रात के इस पैर धीमी आवाज़ में बातें करते दिखाई दे रहे थे। असरा कभी रोने लग जाती, कभी मुस्कुरा देती, और वो नरम मुस्कुराहट और जख्मी दिल से आर्याना की बातें दोहरा रहा था। वो रात आर्याना के नाम थी। सुबह इतनी चमकीली और रोशन तलू हुई हुई कि फातिमा बिन रामजल के घर की सारी खिड़कियां रोशनी को अंदर बहा ले आईं। इसका कमरा भी आज पहले से ज्यादा मुनव्वर लग रहा था। वो आईने के सामने खड़ा टाई बांध रहा था, इस हाल में कि दिल हल्का, लबों पे मुस्कुराहट थी। जब अक्स में पीछे काम करती असरा दिखाई दी, स्लीपिंग सूट पे बाल गोल मोल बांधे वो उठते साथ ही कामों में लग गई थी। क्या कर रही हो सुबह सुबह? और नॉट बांधते हुए मुस्कुरा के बोली तो वो जो एक बॉक्स में चीजें डाल रही थी मसरूफ से अंदाज में गोया हुई, मैं चाहती हूँ तुम अपनी ये खुद साख्ता जिलावतनी छोड़ो और हमारे कमरे में वापस आ जाओ। इस कमरे में तुम रात देर तक काम करने के लिए शिफ्ट हुए थे और हमारी लड़ाइयों की वजह से। फातिह ने चोट की, अब नहीं होंगी ना लड़ाइयाँ। वो आस्तीन ने ऊपर चढ़ाई इसका सामान पैक कर रही थी। ढीले जोड़े से दो लटें निकल के गालों पे झूल रही थी और इसे मजीद दिलकश बना रही थी। बढ़ती उम्र, दो बच्चों के बावजूद वो आज भी एक हसीन और फिट औरत थी। अगर तुम्हें रात देर तक काम करना हो तो तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन रहोगे तुम अब हमारे कमरे में। हमारे पे जोर दे के बोली और बॉक्स उठा लिए। मैं नहीं चाहती कि अब हम अपने दरमियान इतने फासले और दीवारें हाइल रखें। फिर मुस्कुरा के इसे देखा, अच्छे लग रहे हो। मेरे वोटर्स भी यही कहते हैं। इसने टाई कसी और बेनियाजी से मुस्कुरा के कफलिंग्स पहनने लगा। वो मुझे बॉक्स उठाए सामने और इससे मुखातब किया, सोफे रहमान हमारी मुजरम है फातिह। वो संजीदा थी। फातिह चौंक के मुड़ा तो देखा असरा की आंखों में फिर से तकलीफ उभर आई थी। इसके साथ अब हम वही करेंगे जिसकी वो मुस्तहिक है, और जानते हो बेहतरीन इंतकाम क्या है? हम खूब मेहनत करेंगे, इस को इलेक्शन में हराएंगे। तुम पहले पार्टी चेयरमैन बनोगे और फिर वजीर आजम, और मैं अपने सीने पे उंगली से दस्तक दी, मैं रमवान फातिह तुम्हारा आखिरी हद तक साथ दूंगी। अज़म से दोहराया तो इसका हौसला चट्टानों जैसा महसूस होता था। वो पहली दफ़ा दिल से ये सब कह रही थी। इवान फातिह तमानियत से मुस्कुरा दिया। वो इसके साथ ही भला आखिर इनके दरमियान छाया गुबार छट रहा था और दोनों का मफाद एक हो चुका था। बाहर एक बेहद रोशन दिन तलू हो रहा था। प्रेस रूम में रिपोर्टर्स कुर्सियों पर बैठे थे और मुंतजर से कभी घड़ियां देखते और कभी वीरान पोडियम को जहां ब्रीफिंग के लिए अभी तक कोई नहीं आया था। ये बीएन के ऑफिस में बना प्रेस रूम था और वक्त मुकर्रर पे रिपोर्टर पहुंच चुके थे। बाहर खड़ी तालिया दीवार से टेक लगाए दोनों हाथों में उठाई चिट को बार बार पढ़ रही थी। इस पे लगे हिंसे इसे क्या बताना चाह रहे थे? ऐसा क्या इंसाफ था जो ये ईवान फातिह पे हुआ? जब हुआ तो वो तब इसे बता नहीं सका था। ऐसा कौन सा राज था जो इसने सिर्फ तालिया के हवाले करने का फैसला किया जब इसे लगा कि इन दोनों को अलग नहीं होना चाहिए। चितालिया, रिपोर्टर्स इंतजार कर रहे हैं। फरीदा ने इसे पुकारा तो वो चौंकी, फिर गहरी सांस लेकर चिट परस में डाली, स्कर्ट में पहने मनी कोट के कॉलर दुरुस्त किया, खुद को पॉकेट मिरर में देखा। बीच की मांग निकाल के सुनहरा जोड़ा बनाए सादा चेहरे के साथ सफेद स्टूल पे सर पे लिए, कानों में कदीम मलाका टॉपस और उंगली की सुर्ख याकूती अंगूठी हनोज मौजूद थी, अलबत्ता सुनहरी पिन गायब थी। वो ब्रीफिंग रूम में आई और संजीदा चेहरे के साथ सीधी पोडियम पर चढ़ गई। डाइस के पीछे खड़े होकर चेहरा उठाया और सामने बैठे सहाफियों उनके कैमरों को देख के मुस्कुराई, फिर चेहरा माइक पे झुकाया। पिछले चंद दिनों से हम मीडिया और सोशल मीडिया पे ईमान मुस्तफा के बारे में एक मुहिम देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईमान को अदीब सूद ने हरास किया, जबकि ज़्यादातर लोग जो हकीकत से वाकिफ़ हैं वो गवाही दे रहे हैं कि ईमान ने खुद मनीर अल कलाम को हरास किया, जिसकी वजह से मुझे इसे नौकरी से फारिग करना पड़ा। ठोस लहजे में कह रही थी। तस्वीर उतर रही थी, बार बार फ्लैश लाइट इसकी आंखों में पड़ती थी कि जो बसारत को अंधा देती थी। आज बहुत अफसोस है मुझे ये कहना पड़ा है कि ईमान ने एक गलत इल्ज़ाम लगा के मी टू की इस मुहिम को, जो दुनिया भर में मजलूम ख़वातीन और मर्दों की आवाज़ बन रही थी, ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया और ख़ुद को तमाशा बनाया, बल्कि इन औरतों की भी तौहीन की जो हर रोज़ हकीकतन हरास की जाती है, मगर हरासमेंट के खिलाफ खड़ी होने पे लोगों की मुतवक्का बातों से डरती हैं। वो बुलंद आवाज़ में दाएं से बाएं रिपोर्टर्स पे निगाह दौड़ाती कह रही थी, हरासमेंट होती है, ये एक हकीकत है। अलबत्ता ईमान ना तो ईमेल्स पेश कर सकी ना कोई दूसरा सबूत, मगर अक्सर हरासमेंट केसेस में सबूत वाकई नहीं होता। ऐसे में हम किसका एतबार करें? तो जवाब साफ है, हमें इल्ज़ाम लगाने वाले की क्रेडिबिलिटी देखनी होती है। और अफसोस कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है वो इस बात की तस्दीक करेगा कि ईमान एक आतन और पेशावर विसल ब्लोअर है।
तालिया ने मुड़ते हुए नन्हे रिमोट का बटन दबाया तो दीवार पर लगी प्रोजेक्टर स्क्रीन चमक उठी। इस पे एक डॉक्यूमेंट दिखाया जाने लगा जिसकी चंद सतूर हाईलाइट की गई थी। रिपोर्टर्स गर्दनें ऊंची करके देखने लगे। तालिया अब स्क्रीन की तरफ इशारा करके बता रही थी, ईमान इससे पहले जहां काम करती थी वहां भी इनको इसी वजह से निकाला गया था, क्योंकि उन्होंने एक कुलीग को धमकी दी थी कि वो विसल ब्लोअर बन के इसके खिलाफ हरासमेंट की मुहिम चलाएंगी। उन्होंने यही काम यहाँ भी किया। इस कागज के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। कमरे में दबी दबी ही जोशीली लहर उठी। रिपोर्टर तेज तेज लिखने लगे। एकदम सारा खेल उलट गया। विसल ब्लोअर इस शख्स को कहा जाता है जो अपने इदारे के अंदर किसी करप्शन या नाजायज काम की निशानदेही करता है, लेकिन दुनिया भर में किसी विसल ब्लोअर की बात तब तक मानी जाती है जब तक ये मालूम ना हो जाए कि वो आदि विसल ब्लोअर है। अगर वो पहले भी किसी इदारे के साथ ये कर चुका है तो वो इसकी साख वहीं राख का ढेर बन जाती है और इसे अदालत में भी एक ब्लैकमेलर से ज़्यादा कुछ नहीं समझा जाता। बीएन के स्टाफर्स अब इस डॉक्यूमेंट की कॉपियां ईवान में मौजूद सहाफ़ियों में बांट रहे थे। सहाफ़ियों का जोश मजीद बढ़ चुका था। तालिया बाहर निकली तो स्टाफ मेंबर इसको मुबारकबाद देने लगे, मगर वो मगमूम मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। कल से इसका दिल यूं ही उदास था, क्योंकि कल तक वो उदास नजर आया था। अलबत्ता अब इसने फाते के ऑफिस के दरवाजे से अंदर झांका तो वो खुशगवार मूड में लैपटॉप पे काम करता दिखाई दे रहा था। इसे देख के मुस्कुराया और अंदर आने का इशारा किया तो तालिया के चेहरे पर हैरत बिखर गई। आप खुश लग रहे हैं। वो अंदर आई, पीछे दरवाजा बंद किया। तुमने ठीक कहा था। इसने लैपटॉप परे हटाया, यूं बताने लगा जैसे किसी दोस्त से जल्द अज जल्द शेयर करने की बेचैनी हो। हमारे दरमियान से झूठ निकल गया और यूं लगता है कि बरकत फिर से आ गई। यानी मिसेज असरा ने आपको माफ़ कर दिया। वो इससे बगौर देखती करीब आए, कुर्सी के पास रुक गई, बैठी नहीं। ना सिर्फ ये बल्कि मुझे लग रहा है मुझे पहले वाली असरा वापस मिल गई है। ताशा, मैं इतने साल बाद आज कितना खुश और मुतमईन महसूस कर रहा हूँ, तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। इसका चेहरा दमक रहा था। जल से बाल दाएं तरफ को जमाए वो स्याह सूट में मलबूस वजीह सा सियासतदान वाकई बेहद खुश लग रहा था। तालिया मुराद इसे देखे गई। इसके अंदर बहुत कुछ बुझ सा गया था। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे सर। वो दुआ दिल से दी, मगर खुशी दिल से नहीं थी। लेकिन अभी हमें बहुत काम करना है। ज़्यादा खुशी और इत्मीनान आ जाए तो इंसान जंगे नहीं जीता करता, ये तुमने ही कहा था। वो अब फाइल रेक से एक फाइल निकालते हुए कह रहा था, तुम एक काम करो, इस रिपोर्ट को दोबारा से पढ़ो। पैराग्राफ 3 में वो आपकी बहन थी अल्फाज थे या क्या? वान फाते चेहरा उठा के इसे देखने लगा। आंखें तालिया की आंखों पे ठहर गईं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्याना, इसने दोहराया, वो आपकी बेटी नहीं थी, वो आपकी बहन थी। वो खड़े खड़े धीरे से बोली तो फजा में कोई मगमूम सा नगमा बज उठा। फाते ने फाइल परे धकीली और पीछे को टेक लगाई। बैठो, मुझे मेरे इन्वेस्टिगेटर ने बताया। हालिम ने, इसने बैठते हुए बताया। ये नहीं कहा कि गुज़िश्ता शाम मैंने आपके फ़ोन को हत्या के आपकी ईमेल्स पढ़ी हैं। आर्याना का राज खोजना मुश्किल नहीं था। फाते की ईमेल्स में आर्याना के नाम से सर्च किया तो वो तमाम ईमेल्स खुल गई जिनमें कभी आर्याना का कहीं जिक्र हुआ था। फातिहा और इसके वालिद रामजल के दरमियान अरसा पहले की एक ईमेल इनमें सबसे अहम थी, जिसको पढ़ के सारी कहानी समझ में आ जाती थी। हाँ, वो मेरी बहन थी। इसने धीरे से इतराफ़ किया। नज़रें मेज़ पर रखे पेन होल्डर पर जम गई। जब अरसा पहले अशर की पार्टी में मैंने वहाँ बैठे हर शख्स के बाप का जिक्र किया था और आपके वालिद के बारे में कहा था कि वो एक वकील थे, मुअज़्ज़ज़ और खुशहाल थे, मगर काफ़ी शातिर और घाघ भी थे, लोगों को खुश रखते थे, तो आपको अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ये सच था। वो तालिया को नहीं देख रहा था और नज़रें पेन होल्डर पर जमी थी। मैं अपने बाबा के बारे में हमेशा से हसास रहा हूँ। शायद ये डर भी था कि कोई जान ना ले। वो ठहर ठहर के बोल रहा था, जैसे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में रुक रुक जाता था वो, मगर भी तालिया के गिर्द वो ना जाने क्यों खुद को इतना आरामदेह महसूस करने लगा था कि कहता गया। वो मजबूत किरदार के आदमी नहीं थे, किसी हद तक जाबर भी थे, और ऐसे ताल्लुकात का जबर इन मासूम रूहों को वजूद में ले आता है जिनको माशरा गुनाह और वालिदैन बोझ गर्दानते हैं। आर्याना की माँ इनके ऑफिस में काम करने वाली एक पैरालीगल थी। वो पेन होल्डर को देखते हुए जख्मी लहजे में बता रहा था, बाबा का इससे पेचीदा सा ताल्लुक था। कभी दोनों साथ होते, कभी साथ छोड़ जाते। जब आर्याना पैदा हुई तो वो औरत में इसे मेरे दरवाजे पे छोड़ गई, क्योंकि बाबा वापस मलाइशिया फरार हो चुके थे। वो बुजदिल थे और हालात का सामना करने को तैयार नहीं थे। आर्याना इस वक्त 2 माह 22 दिन की थी। मैंने तब से इसे संभाला और फिर इसे किसी और को नहीं दे सका। वो चुप हुआ तो वो जो सामने बैठ चुकी थी धीरे से बोली, इसीलिए आपने असरा से शादी की है कि अकेले आदमी के लिए छोटा बच्चा संभालना जितना कठिन था, इतना ही मेरे लिए भी था। और मैं इस वक्त स्टेट और अटॉर्नी के ऑफिस में होता था। इसको दुनिया से छुपाना भी मुश्किल था, मगर फिर मुझे असरा मिल गई। इसके उदास चेहरे पे मगमूम मुस्कुराहट घुल गई। असरा से मैंने सबसे पहले इस राज को शेयर किया था। वो वहाँ एक बहुत काबिल वकील थी और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। इसने बच्ची को ना सिर्फ संभाला, बल्कि ये मालूम होने के बावजूद कि मैं सिर्फ आर्याना की वजह से इससे शादी करना चाहता हूँ, इसने मेरा साथ दिया। हम आर्याना के लिए एक हुए, फिर आर्याना की वजह से ही अलग हो गए। असरा को आर्याना मुझसे ज़्यादा अजीज थी।
और अब आप दोनों इकट्ठे हो गए, गुड। वो बोली तो इसकी मुस्कुराहट में ऐसी तलखी थी जो फातिह को इस वक्त महसूस ना हुई। वो अपनी रो में कह रहा था, आज जिस तरह हम दोबारा आर्याना की वजह से इकट्ठे हुए, मुझे इस बात पर शर्मिंदगी है कि मैंने इसे पहले क्यों ना बताया। वो इन दिनों बहुत बीमार थी, मैं इसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन ना बता के भी मैंने इसे खो तो दिया। इसने बिलाखिर पेन होल्डर से नजरें उठा के मगमूम आंखों से तालिया को देखा, जो कुर्सी पे बैठी तल्ख मुस्कुराहट के साथ सुन रही थी। वो खामोश हुआ तो शहजादी ताशा बिनते मुराद बड़े इत्मीनान से बोली, ये बिकेगा। फातेह ने अब्रू नासमझी से भेंचे, क्या आर्याना की स्टोरी बिकेगी सर? प्रोफेशनल खुश्क सा अंदाज। फातेह एकदम कुर्सी पे सीधा हुआ, इसे वाकई इस किस्म के रवैये की तवक्को नहीं थी। एक्सक्यूज़ मी सर, मैं ये सब इसलिए नहीं पूछ रही थी कि मैं आपकी दोस्त या महरम राज हूँ या मुझे आपकी दातियात से दिलचस्पी। मैं तो आपकी कंपेन मैनेजर हूँ। सर मैरी से शाने उचकाया, और मुझे आपसे ये सब उगलवाना था। एक दफ़ा आपने आर्याना पे बात कर ली तो अब आइंदा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो BN के 2.5 लाख वोटर से हमदर्दी का वोट भी लेना होगा। निपा तला जमा तफरीक का हिसाब रखता सा अंदाज था तालिया का। ये चंद मिनट पहले वाली तालिया नहीं लग रही थी। फातेह के माथे पे सिलवटें पड़ी, इसे अपने जज्बात की शदीद तौहीन महसूस हुई। हरगिज़ नहीं, दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? मैं अपनी बेटी का नाम इस्तेमाल नहीं करूंगा, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बरहमी से ख्याल रद्द किया। वो आरामदा एहसास, वो दोस्त जैसी तालिया, वो सारी फ़ज़ा में बदल गई। यूनो जब आपने आर्याना का जिक्र किया तो आपकी दाएं आंख के किनारे पे हल्का सा पानी था। ये बहुत बिकेगा सर। वो एक नोट पैड उठा के कलम से इस पे मसरूफ़ अंदाज में लिखने लगी। आपकी कंपेन मैनेजर होने के नाते मेरी जॉब ये थी कि मैं आपके अंदर के खौफ को बाहर लाऊं। अब आप मेरी बात ठंडे दिल से सुने। वो पॉइंट्स लिखते हुए स्पार्ट अंदाज में कह रही थी। फातिह के माथे पे शिकनों का जाल बढ़ता जा रहा था। ये जो अभी आपने आर्याना का जिक्र किया, या जिस तरह कल आपने असरा से डिस्कस किया होगा, ये काम आपको मीडिया पे जाके भी करना होगा। अशर की अप्रोच गलत थी। सोफिया रहमान पे इल्ज़ाम लगाने बगैर भी हम लोगों को जज्बाती कर सकते हैं। ये अदाकारी नहीं है, ये टैक्टिक है। मैं मिसिज असरा और आप का शाम में इंटरव्यू शेड्यूल करवा रही हूँ, और तकरीबन 15 मिनट आपको आज आर्याना पे बात करनी होगी। तुमने सुना भी है कि मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ऐसा नहीं करूँगा। तालिया मेज़ पे दोनों हथेलियाँ रख के इसकी तरफ झुकी और खफगी से इसकी आंखों में झांका। इस रोज़ पार्टी में वज़ीर आज़म साहिबा मुझसे क्या कह रही थी जानते हैं आप? वो कह रही थी कि वो जानती हैं आर्याना आपकी बेटी नहीं थी। फातिह के माथे की शिकनें गायब हो हुई। वो चौंक के पीछे हुआ, व्हाट? और अगर सोफिया रहमान ये जानती हैं तो वो इसे हमारे खिलाफ इस कभी भी इस्तेमाल करेंगी, जिसका मतलब है सर ये आपका वो राज है जो बोझ बनता जा रहा है, और इसी किस्म के क्राइसिस से निपटने के लिए सियासतदान कंपेन मैनेजर को हायर करते हैं, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जज्बाती होकर सारे मामले को देखते हैं। अगर आपको वज़ीर आज़म बनना है तो आपको मेरी बात माननी होगी। तुम चाहती हो मैं सारे मीडिया पे अपनी बेटी का नाम लेके जज्बाती हूँ? मुझे इस तरह कमज़ोरी का इजहार करना सख्त बुरा लगता है। तो फिर इंतज़ार करते हैं ताकि सोफिया रहमान एक नया शोशा छोड़े कि वान फातेह ने इलेक्शन कमीशन में जिस लड़की को अपनी बेटी जाहिर किया वो इसकी बेटी नहीं है। यूँ आपने झूठ बोला है और आपको नाअहल कर देना चाहिए। नुक्ता ऐसा था कि वो खामोश हो गया। सर आपने एक झूठ बोला है दुनिया से, और अब आपको इसका सामना करना होगा। इस झूठ के बुलबुले में सोफिया रहमान को धनक के सातवें रंग नजर आ रहे हैं। आप इस बुलबुले को खुद से फाड़ के मलका आलिया को बता क्यों नहीं देते कि आर्याना आपकी कमजोरी नहीं आपकी ताकत है? फिर सीधी हुई इस पार्ट से अंदाज में बोली, मैंने आपको इलेक्शन जितवाना है सर, और आप आर्याना को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। और प्लीज़ जज्बाती मत हो, सियासत में जज्बात की कोई जगह नहीं है। फिर नोटपैड का लिखा हुआ सफ़ा फाड़ के इसके सामने रखा। इंटरव्यू के पॉइंट्स, और आई एम सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो। ज़ाहिर है मुझे बुरी लगी है। वो बरहमी से बोला, तुम्हें कैसा लगता है अगर मैं तुम्हारे घर पे जाके इस रात तुम्हारे शोहर का जिक्र सुनने के बाद ये कहता कि तुम्हें इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए? वो तल्खी से मुस्कुराई। मुझे अपने शोहर के जिक्र पे अब ना अच्छा लगता है ना बुरा, क्योंकि वो अब किसी दूसरी औरत की तरफ माइल हो चुका है, और मैं बहुत जल्द इसे इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी। इसके अंदाज में कुछ था कि फातिह के माथे के बल गायब होने लगे। अलबत्ता इसने कुछ कहे बगैर नाखुशी से वो कागज़ उठा लिया। बाहर आके इसने दोनों हाथों से अपने पहले तो कनपट्टियाँ दबाई, फिर सामने देखा तो इसकी मेज़ के कोने पे शहजादी ताशा बैठी थी, अपना जामनी कामदार लिबास फूल की तरह फैलाए, घुंघराले बाल दाएं कंधे पे गिराए, हीरों का ताज सर पे सजाए। वो नागवारी से इसे देख रही थी। तुम इन दोनों को साथ देख के खुश भी नहीं होती, लेकिन इनके इंटरव्यूज में ही प्लान करती हो। तुम क्या कर रही हो तालिया? शहजादी ने जिच होके कहा तो वो चुपचाप कुर्सी पे आ बैठी। हाँ नहीं हूँ मैं खुश। तो फिर कुछ करो, इन दोनों को दूर करने के लिए कुछ करो, शहजादी ने उकसाया। प्यारी शहजादी ताशा, इसने सीट से टेक लगा ली और कलम दोनों उंगलियों में घुमाने लगी। मैं एक खुशबाश लड़की हुआ करती थी जो अपनी मर्जी से जीती थी और अपना मतलब निकालना जानती थी। मुझे जो चाहिए होता था वो मैं हर कीमत पे हासिल कर लेती थी, कैट बर्गलर बन के। फिर मैं बिल्ली बन जाती और ग्रिफ्टर बन के आंखों में आंखें डाल के चकमा दे डालती, लेकिन फिर मेरे साथ एक हादसा हो गया।
वक्त ने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया है ना। शहजादी अफसोस से बोली, नहीं, हादसा ये नहीं था कि वक्त ने मुझसे फाते को छीन लिया। हादसा ये था कि मेरे अंदर गलत और सही की पहचान पैदा हो गई और ये एक बहुत भारी तोक है जो मेरे गर्दन पे पड़ गया है। मैं तुम्हारे जरिए अकवाल पे अमल नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे गलत और दुरुस्त का फ़र्क मालूम है। मैं अगर अब गलत काम करूंगी तो अब मेरी अपनी नज़रों में कोई इज्जत नहीं होगी। ताशा, कुछ तो हो मेरी शख्सियत में जो तालिया को तालिया की इज्जत करने पे मजबूर करे। कोई तो बात हो जिसके बायस तालिया फ़ख्र से कहा करे कि तालिया ऐसी नहीं है। अगर मैं भी वर्क पैलेस पे रिश्ते कायम करने लग जाऊंगी तो मेरे और ईमान मूसा में क्या फ़र्क रहेगा। और अंदर जारी जंग इसी लम्हे बिल्कुल खामोश हो गई। इसकी नज़रों के सामने वो खूबसूरत शाहाना शहजादी रेत का ढेर बन गई। इसके नाखुश दिल को बिलाकर सुकून मिल गया। दस्तक हुई तो चौंकी। अशर कोट चौखट पे खड़ा था, ग्रे सूट में मलबूस। वो सारे दिन के काम से अब फारिग हुआ था, अलबत्ता इसका बुलावा मिलते ही फ़ौरन आ गया था। आपने टेक्स्ट किया था कि आपके पास कंपेन के लिए एक प्लान है। वो इसकी मेज़ के सामने आ रुका। तालिया अभी तक सीट की पुश से निढाल सी टेक लगाए बैठी थी। सवाल पे सीधी हुई मुस्कुराई। जब टेक्स्ट किया था तो इतनी थकी हुई नहीं थी कि बताने की हिम्मत ना कर सकूं। ओह, आपको ब्रीफिंग ने थका डाला है। यूँ करते हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ और हम मिलके प्लान डिस्कस करते हैं। वो खुश दिली से बोला तो तालिया मुस्कुरा दी। श्योर। अशर भी मुस्कुराया, मुड़ गया, फिर लम्हे भर कर रुका। एक तासुब सा था जो इसके चेहरे पे उभरा था। क्या मैंने जल्दी कर दी? मगर नहीं, ये मेरा मेरा ये अमल बेज़रर है और मैंने ये सब अपनी बदनीति की वजह से नहीं किया। जिसके कहने पे किया। अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इस पे होगी। लेकिन क्या गलत हो सकता है भला? तालिया एक सोशलाइट है, इसके खिलाफ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। वो यहाँ काम करती रहेगी, कुछ नहीं होगा इसे। खुद को मुतमईन करने के लिए तसल्ली दी और आगे बढ़ गया। फहमी बिन सलाम होटल के कमरे में खड़ा था। बैग बेड पे खुला था और वो सुस्त रवि से इसमें सामान डाल रहा था। जब घंटी बजी, इसने शर्ट तकरीबन गोल मोल करके फेंकी और दरवाजे तक आया। सुराख से झांका तो गहरी सांस हल्क से खारिज हुई, दांत कचाए और दरवाज़ा खोला। तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा? बरमी से सामने खड़े एडम को देखा तो एडम ने जल्दी से एक फ्रेम ऊपर करके दिखाया। ये फ्रेम अच्छा है। फहमी रुक गया। इस भूरे फ्रेम में इसके बचपन की वही तस्वीर लगी थी जो वो इस दिन लिए फिर रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मशकूक अंदाज में पूछा। आपके फेसबुक से, सादा सा जवाब आया। मैं अब अंदर आ जाऊँ? फहमी ने हल्का सा सर झटका और कंधे उचकाए। 5 मिनट है तुम्हारे पास। रास्ता छोड़ दिया। एडम ने फ्रेम इसे दिया, खुद अंदर चला आया। फ्रेम वाकई बहुत खूबसूरत सादा था, इसके माँ बाप जैसा। फहमी दरवाज़ा बंद करने लगा था जब एक भारी भरकम घुंघरियाले बालों वाली होटल मेड ट्रॉली धकीलती ले आई। सर, आपने खाना ऑर्डर किया था। यूनिफॉर्म में मलबूस दातन ने मासूमियत से कहा तो फैमिली ने इसे अंदर आने का इशारा किया। मैंने कहा था घंटे तक लाना। खैर, आ जाओ। कमरे में सामने सिटिंग एरिया बना था जहाँ एक सोफे पे एडम बैठा था। दातन और इसने नज़र नहीं मिलाई। वो बस ट्रॉली मेज़ तक ले आई। उस सुस्त रवि से बर्तन निकालने लगी। जल्दी बोलो, क्या कहना है? फहमी इसके दाएं हाथ सोफे पे आके बैठा और संजीदगी से बोला। इसने के अंदाज में अजलत थी। बेड पे खुला रखा बैग इस बात का गमाज था कि वो वापस जाने की तैयारी में था। मुझे सिर्फ एक फ्यूचर स्टोरी ही तो लिखनी है फहमी भाई। अगर आप मुझे कोई हिंट दे दें तो मैं भी आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, मसलन क्या करोगे तुम मेरे लिए? मैं जानता हूँ कि आपके वालिदैन और आपकी नाराज़गी चल रही है और अब तुम कहोगे तुम हमारी सुलह करवा सकते हो। फिर तुम मुझे एक लंबी पेप टॉक दोगे क्योंकि तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे ईमान अफरोज़ बातें सुन के मैं फ़ौरन अच्छा आदमी बन जाऊँगा और अपने बाद जॉब छोड़ के अपने वालिदैन को मना लूँगा। साथ में तुम ये भी कहोगे कि तुम मेरे लिए मेरे वालिदैन से बात करने की तैयार हो। यूँ मेरी मदद के बदले में तुम मुझे एक हैप्पी एंडिंग दे दोगे। क्या ये कहना है या कुछ और भी? एडम बर्तन लगाती दातन का मुंह भी खुल गया। इसने बेख्तियार एडम को देखा जिसका सारा लाहे अमल और तैयार करदा ईमान अफरोज़ तकरीर वकील ने एक चुटकी में गारत कर दी थी। एडम ने तकरीर करना थी और दातन ने साथ में कुछ लुकमे देने थे, लेकिन वो कुछ बहुत दाना और बहुत शातिर नौजवान था और गालबन एक नज़र में मुकाबल को पढ़ना जानता था। मैं, एडम ने थूक निकला, वाकई आपको एक लंबी पेप टॉक देने ही आया था। मगर और फिर वो ठहर गया। फैमी ने अलबत्ता हाथ जलाया। मुझे बिल्कुल भी किसी पेप टॉक की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम जा सकते हो। एडम खामोशी से उठा, सलाम कह के मेज़ के साइड से इस तरफ निकल आया। फैमी के सामने से गुजरा और आगे बढ़ा, फिर रुका। मैं कह रहा था कि मैं एक तकरीर करने ही आया था, मगर अंदर आके मैंने भाषण देने का इरादा तर्क कर दिया था। फहमी साहब, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये मेरी गलती थी। ये कहते हुए उसने बर्क रफ्तारी से जेब से टीज़र निकाला, एकदम पलट के फहमी पे झपटा। आज फहमी इसके लिए तैयार ना था। टीज़र का शॉट इसे लगा और वो बेदम होके सोफे पे ढेर हो गया। एडम, दातन ट्रॉली छोड़ के 2 कदम पीछे हटी, मुंह खुल गया। ये क्या किया तुमने? ये थी मेरी गलती दातन। वो झुका और इसका हाथ पैर सीधे करने लगा। मैं खजाने के गार की हिफाजत करने वालों पे तरस खा लेता था और मुझे लगता था कि वो मेरी एक पेप टॉक से सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। मगर लोग सीधे रास्ते पे सिर्फ तब आते हैं जब इनके अंदर से आवाज़ आती है। हो सकता है ये शख्स भी हिदायत पा ले और बुरे काम छोड़ दे, मगर कम से कम एक नशिस्त में ये मुमकिन नहीं। जो तीर मैं इस वक्त कमोडो ड्रैगन पे नहीं चला सका था वो आज मैंने चला दिया। दुश्मन पे मैदान जंग में तरस नहीं खाते। बड़ी फतूहात
पाने के लिए कभी कभी बेरहमी से काम लेना पड़ता है। इसने फहमी की जेब से इसका फ़ोन निकाला और स्क्रीन रोशन की। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें इसका फ़ोन ही चाहिए था तो वो मैं ऐसे ही चुरा सकती थी। तो इसका लॉक कैसे खोलती हूँ, आई क्लाउड का पासवर्ड कैसे बदलती। एडम ने फातियाना मुस्कुराहट से इसे देखा और फिर फहमी के बेसुध हाथ का अंगूठा आईफोन पे लगाया। फ़ोन खोल गया। वो जल्दी जल्दी पासवर्ड तब्दील कर रहा था। दातन दम्बो खुद थी। अब जब ये होश में आएगा तो इसकी फ़्लाइट का वक्त करीब होगा। ये फ़ोन के लिए रुकेगा नहीं। अगर रुका और हमारी शिकायत की भी सही तो तब तक हम मलाका से निकल चुके होंगे। वो जल्दी जल्दी फ़ोन पे उंगली फेरता ज़रूरी तब्दीलियां कर रहा था। फाइंड माई आई फ़ोन ऑफ कर दिया। आई क्लाउड मेल से आई क्लाउड का पासवर्ड बदल दिया है। इसकी वर्क ईमेल भी खुली पड़ी हैं। गुड, अब इसकी मेल से कुछ तो मिलेगा मेरी, जो मेरी फीचर स्टोरी को चार चांद लगा सके। ओके, अब भागें। फ़ोन जेब में डालता उठा तो दातरी से हनोज पूरी आंखें फैला के देख रही थी। तुम ये सब क्या कर रहे हो। एडम बिन मोहम्मद आज से चोर बन रहा है। इसने जेब में रखा चोरी का फ़ोन थपथपा के महसूस किया, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ लपका। दातर ने झरझरी लेकर ट्राली संभालिया। वो दोनों हजरत में बाहर निकल रहे थे, जबकि फहमी सोफे पे बेसुध पड़ा था। स्टूडियो के सारे कैमरे इस कते की अक्सबंदी कर रहे थे। जहाँ दो सोफे रखे थे, एक पे फातिह और असरा बरजमान थे, उनके सामने सिंगल सोफे पे एंकर बैठा हाथ में कार्ड्स उठाए पूछ रहा था। पसे मंजर पे फैली सारी दीवार और फर्श तोते जैसे सब्ज रंग का था, क्योंकि बाद में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के जरिए इस पे कोई मंजर बना दिया जाता था। अमूमन तमाम स्टूडियोज़ की शूटिंग ऐसी सब्ज दीवारों में होती है और स्क्रीन पे बाद अपनी अपनी मर्जी का पस मंजर चस्पा कर दिया जाता है। हर तरफ हरा रंग। कैमरामैन के अकब में खड़ी तालिया की तबीयत पे ग्रां गुजर रहा था। हरा फर्श, हरी दीवार, उफ, इसने झरझरी ली। वो इंटरव्यू देते फाते और असरा के एन सामने खड़े कैमरामैन के अकब में खड़ी थी, नीली लंबी कमीज पे छोटा सा सफ़ेद कोट पहने जिसके आस्तीन कोहनियों तक ख़त्म हो जाते थे। वो सीने पे बाजू लपेटे तनकीदी नज़रों से जारी इंटरव्यू को देख रही थी। चूँकि वो कैमरामैन के पीछे थी तो कैमरे की स्क्रीन पे इसे जो लाइव नज़र आ रहा था, इसमें फातिह और असरा के अकब में सब्ज़ दीवार की जगह एक खूबसूरत साहिल समंदर की मंजर बना हुआ था। नज़र उठा के असल मंजर देखो तो हर तरफ सब्ज़ दीवारें थीं। टीवी स्क्रीन भी कैसे धोखे बनती रहती है। होता क्या है और दिखाया क्या जाता है। तो आपको इल्म था आर्याना के बारे में। दफ्तन इसने आहिस्ता से साथ खड़े अशर से सरगोशी की। अशर भी सूट की बजाय जीन्स पर नीली शर्ट में मलबूस था। आस्तीन पीछे को मोड़ रखे थे। इन दोनों की नीली शर्ट पे कंपेन के नारे और लोगो वगैरह प्रिंटेड थे। यूँ वो दोनों फील्ड डे के लिहाज से तैयार एक जैसे लग रहे थे। मुझे और बाबा को इल्म था, मगर हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो धीरे से बोला, आर्याना हमारे लिए हमारी अपनी बेटी ही थी। आबंग और काका से मेरे लाख झगड़े हो चुके हैं, मगर आर्याना की मोहब्बत मेरे दिल से कोई कम नहीं कर सकता। तालिया नजरें मोड़ के बस इसे देखा, फिर वापस अपने सियासी कपल को देखने लगी। एक लम्हे के लिए इसे लगा था कि अगर आर्याना को सोफा ने नहीं मरवाया तो शायद अशर ने, मगर अब वो कंफ्यूज थी। बाजार ऐसा लगता तो नहीं था, क्या मालूम वो सिर्फ एक हादसा हो। वान फाते ग्रे सूट टाई में निकसिक से तैयार हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। टांग पे टांग जमाई इसने एक बाजू सोफे की पूछ पे फैला रखा था। असरा सर पे स्टूल ओढ़े जमुर्द रंग के बाजुक रंग में मलबूस थी। उसके भूरी बालों की लिट गाल को छू रही थी और वो दुपट्टे के हाले में कानों में दमकते सब्ज रंग के टॉप्स दिखाई दे रहे थे। और आप आर्याना की कमी तो महसूस करती होंगी। एंकर आगे होके बैठा पड़ी दिलजमी से पूछ रहा था। फातिह ने जवाबन असरा को देखा। असरा की निगाहें झुकी, फिर दोबारा पलकें उठाई तो आंखों के गोशे भीगे थे, अलबत्ता लबों पे उदास मुस्कुराहट थी। आर्याना को तो सारा मलाइशिया मिस करता है मोहत, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आर्याना हमारी सगी बेटी नहीं थी। एंकर मोहत को धचका सा लगा। एकदम सीधा हो जी, ये दुरुस्त है। फातिह ने बड़े वकार से सर को इस बात में जंपश दी। आर्याना हमारी अडॉप्टेड बेटी थी। तफसील में जाना तकलीफ दा होगा, अलबत्ता इसके असली माँ बाप इसको रखने को तैयार नहीं थे तो मैंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। मगर ये बात सच है कि असरा चेहरा मोड़ के फातिह को देख के कहने लगी, हमें कभी नहीं लगा कि वो हमारी सगी बेटी नहीं है, बल्कि इसने तो हम सबको जोड़ के रखा था। कैमरामैन के हक में खड़ी तालिया ने सेलफोन की स्क्रीन अशर को दिखाई। ये लाइव रेटिंग्स आ रही हैं, चेक करें अशर, इंटरव्यू हिट जा रहा है। गॉड, लोगों के कमेंट्स तो देखो। वो धीमी आवाज़ में कहता स्क्रीन को देखता सर धन रहा था। पिछले 15 मिनट से वो आर्याना के बारे में बात कर रहे थे। इसका फीडबैक मिलना शुरू हो चुका था। इधर फातिह कह रहा था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब सोफिया रहमान ने मेरी चीफ ऑफ स्टाफ के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि वो जानती हैं आर्याना मेरी बेटी नहीं थी। वो बिना किसी झिझक के कह रहा था, मैं सोफिया को ऑन एयर बताना चाहता हूँ कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। मेरी बेटी की वल्दियत को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके अगर इन्हें खुशी मिलती है तो शौक से करें, मगर हमें ठोस इतलात मिली थी कि इस रोज़ इसने एक तकलीफ दा वक्फा दिया। स्क्रीन पे सिर्फ इसका चेहरा दिखाया जा रहा था, आंखों की तकलीफ, चेहरे का वकार और सब्र। इस रोज़ आर्याना की डेथ हो चुकी गई थी। असरा और मैं अभी तक ये दिल से तस्लीम नहीं कर सके, मगर अक्सर लोगों का ख्याल यही है कि बहरहाल
अगर मेरी बेटी मर चुकी है तो सोफिया रहमान साहिबा को कोई हक नहीं है कि एक मरी हुई बच्ची को जिंदा लोगों के मसलों में घसीटे। आप मुझसे सियासत में मुकाबला करें, जुज़ादियात पर ना उतरें। पहली दफ़ा इसने लाइव टीवी पे इस बात को कबूल किया था कि इसकी बेटी मर चुकी है। फातिह साहब, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एंकर दम बखुद ताब्स कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहिबा ने आपको आरियाना की वल्दियत के मामले को उछालने की धमकी दी है। ये एक इंतहाई गैर अखलाकी फेल है। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा किया भी है तो वो बच्चा अडॉप्ट करना गुनाह नहीं है, और अब तो वो बच्ची इस दुनिया में रही भी नहीं है। कर मजम्मत करने के अंदाज में तंबीह की कि आप इसको इल्ज़ाम को साबित कर सकेंगे। मुझे साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त रिकॉर्ड लेकर तो नहीं बैठा था जब मेरे पास ये पैगाम लाया गया। मैं आपको मेरी क्रेडिबिलिटी को देख के खुद फैसला करना होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। इसने बेनियाजी से शाने उचकाए। मैं यहाँ एक इजाफा करना चाहूँगी। असरा बड़े तहम्मुल से बोली तो स्क्रीन पे इसका चेहरा दिखाई देने लगा। सोफिया रहमान खुद भी माँ है, इनकी अपनी भी बेटियां हैं। फातिह या मैं कभी इनके बच्चों के बारे में बात नहीं की। इनको ये हर्ट करने वाले रिमार्क्स देते वक्त अल्लाह से डरना चाहिए था। वो पहले ही हमें बहुत तकलीफ दे चुकी हैं। वो नरमी और दिलगरफ्ती से कह रही थी, आप दुरुस्त कह रही हैं। अगर वाकई वज़ीर आज़म साहिबा ने ऐसा किया तो ये काबिल मजम्मत बात है। बच्चा अडॉप्ट करके इसे पालना तो एक अजीम फेल है। एंकर फिर से मजम्मत करने लगा। तालिया ने अशर के करीब होकर सरगोशी की। कहा था ना ये काम करेगा। आइंदा मलका आलिया आर्याना का जिक्र छेड़ने की भी गलती कर नहीं करेंगी। अशर मुस्कुराया। सोफिया रहमान को सोशल मीडिया पर गालियां पढ़ने का वक्त हुआ चाहता था। वो धीरे से हंसी। एंकर ने ब्रेक ली तो फ़ोन बजने लगा। साथ ही स्क्रीन पर पट्टी चलने लगी कि वज़ीर आज़म के तर्जमान ने इस दावे की तरदीद की है। सोफिया रहमान चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का एहतराम करने वाली खातून है। इस दावे पर फातिह रामजल के खिलाफ कोर्ट में जाने का सोच रही हैं। एंकर ने तरदीद पढ़ के सुनाई तो असरा ने बेख्तियार फातिह को देखा और फातिह ने दूर खड़ी तालिया को। तालिया स्पार्ट चेहरे के साथ अपना फ़ोन निकालती करीब आई। आपको क्या लगता है सर, तालिया जैसी फ़ैन गर्ल पहली दफ़ा वज़ीर आज़म से मिलेगी और अपना कैमरा ऑन नहीं रखेगी? मेरे पास 2 क्लिप मौजूद हैं और आप बड़े सुकून से एंकर को देखा। आप ब्रेक के बाद इसे चला सकते हैं। पूरा मुल्क खुद देख लेगा कि वो क्या कह रही थी। स्पार्ट चेहरे के साथ इसने इधर फिक्रा मुकम्मल किया और इधर एंकर का चेहरा खुशी और जोश से दमकने लगा। असरा दम बखुद या फातिह मुस्कुरा दिया था। वो अब एंकर को वो क्लिप दे रही थी जिसमें सोफिया के धमकाने वाले 2 फ़िक्रे महारत से एडिट किए गए थे। वो मुस्कुरा के फ़ख्र से अपने चीफ ऑफ स्टाफ को देख रहा था, जिसकी हाजिर दिमागी और अनथक मेहनत आज इनके कितना काम आ रही थी। ये लड़की जो सोशलाइट और आराम से ऐशपसंद ज़िंदगी गुजार सकती थी, आज सियासत की भूल भलियों में आस्तीनें चढ़ाए इसके साथ भटकती फिर रही थी। इसके रास्ते के कांटे चुन रही थी, हर तरफ से इसकी हिफाजत कर रही थी। तालिया एक गेम है। असरा ने स्ताई से इसके कान में सरगोशी की तो इतराफ़ किए बगैर ना रह सका। और मुझे खुशी है कि तुम असरा इसको हमारी ज़िंदगियों में लाई हो। अलबत्ता फातिह और तालिया ने सुबह की इस तल्ख गुफ्तगू के बाद कोई ऐसी बात नहीं की थी। वो अब संजीदगी से काम कर रहे थे, यूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो वापसी पे अशर कार ड्राइव कर रहा था और वह सारा रास्ता खुशी से चहकता आया था। इंटरव्यू और फिर वज़ीर आज़म के मुंह पे तमाचा। बड़ी मारती वीडियो हिट हो चुकी थी। बारिस्तान नेशनल के वोटर्स के तौसीफी पैगाम से सोशल मीडिया भरा पड़ा था। पोल्स की रेटिंग भी मुस्बत आ रही थी। फातिह और असरा को इनके घर उतारा तो तालिया उतर के बाहर जाने लगी। इसे बस स्टॉप तक जाना था मगर असरा ने रोक लिया। तालिया, एक पेंटिंग खरीदी है मैंने, इसे देखती जाओ। वो दोस्ताना अंदाज में बोली तो इनकार नहीं कर सकी। इस दिन के बाद आज पहली दफ़ा दोनों यूं आमने सामने आई थी और तालिया चाह के भी इस रोज़ की तलखी को भुला नहीं सकी थी। फातिह और अशर अपने अपने फ़ोन सामने किए तबसरे करते ड्राइंग रूम की तरफ चले गए और असरा महमूद इसे अपने किचन में ले आई। तालिया कदरे लिया दया अंदाज अपनाए हुए थी, चुप चुप सी। इसका असरा से खुश इखलाकी से बात करने का इस वक्त कोई मूड नहीं था। ये देखो अच्छी है ना? असरा दीवार पे अवेजा है कीमती पेंटिंग दिखाती खुद ही इसकी तारीफ बताने लगी। वो हूँ हाँ करके सुनी गई। मुझे तुम्हारा शुक्रिया भी अदा करना था। असरा इसकी तरफ पलटी और गहरी सांस लेके कहने लगी। स्टूल अभी तक इसके सर पे था और सादा चेहरे के दोनों तरफ टॉपर्स दमक रहे थे। ताली, तुमने हमारा बहुत साथ दिया। ये मेरी जॉब है मिसेस असरा। वो नो स्पॉट थी, बस ये बात ख़त्म हो और वहाँ से भाग जाए। मगर तुमने जॉब से बढ़ के क्या किया है? मैं तुम्हारे साथ दरमियान में तल्ख हो गई थी। असरा की निगाहें झुक गईं। मेरी इनसिक्योरिटी कह लो या क्या, मैं बहुत खौफ में थी। हर चीज़ छिन जाने का खौफ। फातियाना, जुलियाना, सिकंदर, यूं यूं लगता है सबको खो दूंगी। मगर आर्याना की हकीकत मालूम हुई तो इसने मुस्कुरा के पलकें उठाई तो वो भीग रही थी। तो मैंने अपने सबसे बड़े खौफ को फेस कर लिया। तालिया, यकीन करो वो मेरे लिए क्या थी और अब मैं अपने रवैये का अजाला करना चाहती हूँ। मिसिज असरा, मेरे और आपके ताल्लुकात हमेशा दुरुस्त रहे हैं। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बाकी ये आपका और फातिह साहब का मामला है। सॉरी, लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती। वो इसी रुखाई से बोली तो असरा पर जैसे ओस पड़ गई। फिर इसने गहरी सांस भरी। बस मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वो धीमा से बोली तो तालिया को अपने लहजे की खुशकी का एहसास हो। ज़बरदस्ती मुस्कुराई। इसरा के कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा ना मैं अपनी जॉब कर रही हूँ। आपकी वजह से तो मिली है मुझे ये जॉब। ओके। असरा पूरे दिल से मुस्कुराई, फिर घड़ी को देखा। खाना खा के जाना। मैं रात को खाना नहीं खाती, कार्ब्स तो बिल्कुल नहीं लेती।
तो फल खा लो ना, इसने इसरार किया, मगर तालिया ने मजीद खुश इखलाकी नहीं दिखाई जा रही थी। मुझे घर जाना है जल्दी से। वो चंद फिक्रों में जान छुड़ा के बाहर आई तो चेहरे के जावे बिगड़े हुए थे। इतना दिल तो मार दिया है अपना, दोनों की सुलह भी करवा दी। अब इसकी पहली बीवी से हंस हंस के बातें करूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तालिया मुराद को दोस्तों की कमी नहीं है, जिसे असरा से दोस्ती निभानी पड़े हूँ। इस घर में मजीद रुकना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहाँ फातिह की फैमिली की सारी निशानियां थी, इसके बीवी बच्चे तस्वीरें, और वो इस फैमिली का हिस्सा नहीं थी। दिल बार बार कटने लगता था। तालिया अशर ने इसे तब पुकारा जब वो गेट से बाहर निकल रही थी। वो तहमुल से पलटी। जी ऐश, आबंग इस वक्त खुश है। इतनी खुशी इनसे अमूमन गलत फैसले करवाती है। वो सोचने वाले अंदाज में कहता, करीब आया तो वो चौंकी। वो क्या करने का सोच रहे हैं वो, ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मेरा अंदाजा है कि कल वो शायद बगैर किसी इत्तला के अवाम के दरमियान जाना चाहेंगे। किसी रेस्टोरेंट, किसी स्टॉल पे लोगों से जाके बात करना चाहेंगे। हरगिज ने तेजी से बोली, हम कभी भी अपने उम्मीदवार को बगैर तैयारी के यूं पब्लिक में नहीं बेच सकते। वही तो मैं सोच रहा हूँ, मगर मैं आबम को जानता हूँ, इनको मसनूई फोटो आप नहीं पसंद। वो कुदरती किस्म का फोटो आप करना चाहेंगे। नहीं अशर, हरगिज नहीं। क्यों चीज़ें कंट्रोल से निकल जाती हैं ऐसे। वो अगर किसी भी रेस्टोरेंट में घुस गए तो हमें क्या मालूम सामने सोफिया के वोटर्स बैठे हों। फोटो आपका एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल होता है। हमें अपनी मर्जी की जगह तैयार करनी होगी। तो फिर एक काम करते हैं। वो थोड़ी सी खजाते हुए सोच सोच के बोल रहा था, तो वो ध्यान से सुनने लगी। अगली सुबह मामूल के मुताबिक अशर फातिह की कार ड्राइव कर रहा था और तालिया फ्रंट सीट पे बरजमान अपने मोबाइल पे लगी थी। सुनहरे बालों को जूड़े पे बांधे, स्याह कोट और स्कर्ट पहने, इसने फ्लैग पिन कोट के ऊपर लगा रखी थी। फातिह पिछली सीट पे बैठा अखबार पढ़ रहा था। ऐनक नाक पे जमी थी और अब्रू ताइश अंदाज में उठे थे। ताशा, तुमने इस लड़की की ईमान को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। वो खबर पढ़ते हुए बोला तो तालिया ने गर्दन मोड़ के इसे देखा। यकीन करे, एक औरत को तबाह करके मुझे खुशी नहीं हुई, मगर मैदान जंग में बेरहमी दिखानी पड़ती है। क्यों ना हम, फातिह ने मुस्कुराते हुए चेहरा उठाया, इसको इस्तेमाल करें। अशर और तालिया ने खामोश निगाह का तबादला किया। फिर वो दोबारा मुड़ के चंबे से फातिह को देखने लगी। हरासमेंट इशू को, मगर कैसे? BN के 2.5 लाख वोटर्स हैं, इनमें से 1.5 लाख औरतें और टीन एजर्स हैं, तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जी सर। तो वो वाकई नहीं समझी। तो इन सब को कभी ना कभी हरासमेंट फेस करनी पड़ी होगी। अगर मैं इस इशू को अपनी कंपेन का मंशूर बना लूँ तो औरतें हमसे रिलेट कर सकती हैं। हम ईमान की गेम को अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वो तय कर चुका था और अब मुतमईन सा मुस्कुरा के उनको इत्तला दे रहा था। अच्छा ख्याल है अबिंग। अशर कंगारा, तम शाम में आप इंटरव्यू देते हो, इस बात को ओहो इंटरव्यू बोरिंग होते हैं। इसने खिड़की से बाहर खुली सड़क को देखा। मुझे ये बात पब्लिक में करनी चाहिए। अशर ने नजरें टेढ़ी करके तालिया को देखा, मुस्कुराहट दबाई। इसने अलबत्ता संजीदा चेहरा बनाए रखा। फौरन टोका, सर हम यूँ पब्लिक में नहीं जा सकते। फोटो आपका अपना एक तरीका होता है। लोकेशन हमारी मर्जी की होनी चाहिए। और ताशा प्लीज़, मुझे अपने अवाम में जाने के लिए इतने तकल्फात की ज़रूरत नहीं है। इधर कहीं कार रोक दो। वो बेजार हुआ तो तालिया और अशर ने खामोश नज़र का तबादला किया। ओके सर, फिर किसी मॉल में चलते हैं, वहाँ सिक्योरिटी बेहतर होगी। यहाँ से राइट ले लें ऐश। वो बाजार हार मानते हुए बोली। कुछ देर बाद वो एक मॉल में मौजूद थे। ग्राउंड फ्लोर फर्श शीशे की तरह चमक रहा था और गर्दन उठा के देखो तो ऊपर तक कई फ्लोर्स उनकी गैलरीज दिखाई देती थी। कॉर्नर में एक चाय का स्टॉल लगा था जिसपे एक स्कार्फ वाली मोमर औरत चूल्हे पे खड़ी थी और साथ एक हेल्पर लड़का मौजूद था। स्टॉल के दूसरी तरफ चंद स्टूल रखे थे जो चाय पीने वालों के लिए थे। एक स्टूल पे वान फाते बैठा था और हाथ में चाय का कप था। आस्तीन ने लापरवाही से मोड़े कोट नदारो टाई ढीली किए, वो आरामदायक अंदाज में बैठा मुस्कुरा के इर्द गिर्द जमा हुए लोगों को सुन रहा था। तवक्को के मुताबिक थोड़ी देर में हजूम सा इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। लोग मोबाइल उठाए तस्वीर और वीडियोस बना रहे थे। 2-3 रिपोर्टर्स भी पहुंच गए थे और हजूम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तालिया और अशर जरा फासले पे खड़े तसल्ली से इसे देख रहे थे। चाय का स्टॉल, यू श्योर? चैताली, ये ठीक रहेगा। डोंट वरी, इस औरत को कल से मालूम था कि वान फाते यहीं आएंगे। हजूम भी हमारी मर्जी का इकट्ठा किया गया है। कोई भी शख्स गैर मुतवक्का बात नहीं पूछेगा। काफ़ी पैसे लगाए मैंने। वो मुस्कुरा के बोली थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो हरासमेंट इशू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही हैं। गुड। वो मुतमईन हो गया। तो खातून मुझे बताइए, फातिह कोनी स्टॉल के काउंटर पे रखे दिलचस्पी से बूढ़ी औरत से पूछ रहा था, आपको कभी हरासमेंट का सामना करना पड़ा है? अब तो मेरी उम्र नहीं है हरासमेंट वाली, खातून ने गहरी सांस लेकर कहा। तो सारे में एक कहका गूंज उठा। मगर हरासमेंट तो होती है फातिह साहब, हर जगह होती है। सड़कों पे हमारे मुल्क में कम होती है, मगर ऑफिसेज में तो लाजमी होती है। भाई सच तो सच है। हाँ, तो लड़कियां अगर स्कार्फ के नीचे खुले कपड़े पहने तो इन्हें कोई तंग ना करे। जू में से किसी नौजवान ने कहा। तो फातिह ने मुस्कुरा के इसे देखा। तो तुम्हारे ख्याल में स्कार्फ नहीं होता, बल्कि F-16 त्यारा होता है जो हर हमलावर को रोक सकता है? इसने इस लड़के को मुखातिब करके पूछा। क्या हरासमेंट इसलिए नहीं होती सर कि औरतें खुद को ठीक से नहीं डांपती? लड़का ज़रा कंफ्यूज्ड हो गया था।